नाइट की शिकायत करने की तीव्र इच्छा के बावजूद आरव ने नाइट को वापस भेज दिया ताकि वह दूसरे समूह से उनसे मिलने के लिए कह सके। वह जानता था कि उस समय आरव को गुस्सा दिलाना ठीक नहीं होगा। इसके अलावा नाइट उन सभी में सबसे तेज था, जिससे उसके लिए दूसरे समूह तक पहुंचना उनके समूह के किसी भी अन्य जादूगर की तुलना में आसान हो गया, इसलिए उसने अनिच्छा से अपना नया काम स्वीकार कर लिया। हालांकि आरव ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह गैब्रियल या ग्रेस से कोई संबंध नहीं रखना चाहता था, भले ही वे मिड रैंक मेज दायरे तक पहुंच गए थे। उनके मौजूद रहने को वह केवल इसलिए बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि वे जेम्स से जुड़े हुए थे, जिनका वह बहुत सम्मान करता था, और वही उन्हें सबसे पहले साथ लेकर आया था। नाइट को इतनी तेजी से भागते देख गैब्रियल और ग्रेस की जिज्ञासा बढ़ गई कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन आरव ने गुफा के प्रवेश द्वार की रखवाली का जिम्मा ले लिया था। उसने उन्हें अंदर आने देने का कोई इरादा नहीं दिखाया और उसने लेगियन, टाइटन, एक्सडैमन, स्वॉर्ड सेंट और हाइव क्वीन को बुलाया। novelfire.com पर नई दुनियाओं का अन्वेषण करें। हालांकि उसने अपने कई गोलेमों को छिपाकर रखा था, लेकिन फाइटिंग पवेलियन टेस्ट के बाद ये पहली बार था जब वह वास्तव में अपना पूरा जोर लगा रहा था। ल्यूकस और अविनाश ने अपने खनन कार्य जारी रखे, वहीं आरव और उसके 5 गोलेम उनके अंगरक्षक बन गए। मुझे समझ नहीं आता कि वह उस बेवकूफ़ी भरे प्रवेश द्वार का बचाव ऐसे क्यों कर रहा है जैसे उसमें कोई विशेष खजाना छिपा हो। मुझे वहां जाने की कोई इच्छा नहीं है। गैब्रियल ने पेड़ की जड़ पर बैठे हुए आरव को देखते हुए नाक से नाक सिकोड़ी। आरव द्वारा उन्हें अलग थलग कर दिए जाने के तरीके से वह वास्तव में निराश था, लेकिन वह अपना गुस्सा जाहिर नहीं करना चाहता था। चुप रहो और मुझे सोचने दो, गैब्रियल ने कहा। अगर आरव प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहा है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि उन्हें अंदर जो कुछ भी मिला है वह बेहद मूल्यवान है, तभी तो वह खुद को कुर्बान कर रहा है और इतनी उबाऊ नौकरी कर रहा है। अब तो मुझे उस गुफा के अंदर क्या है ये देखने की और भी ज्यादा उत्सुकता हो गई है, ग्रेस ने कहा, और जब आरव ने उनकी तरफ देखा तो उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। हालांकि जैसे ही आरव ने उसका चेहरा देखा उसने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। हमें अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा गैब्रियल, हमें एक योजना बनानी होगी, ग्रेस ने अपने भाई की ओर मुड़ते हुए कहा, लेकिन उसने पाया कि उसका भाई हंसी रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था। आप कैसे मान सकते हैं कि उसके जैसे आदमी को कुछ अच्छा मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा? उसे देखो, वह तो अपने द्वारा मारे गए ओर्क्स की जेबें भी खंगाल रहा है। वह इतना कंगाल है जैसे कोई गरीब हो। गैब्रियल दिल खोलकर हंसा जब उसने आरव को देखा, जो कुछ कीमती सामान लूटने की उम्मीद में हर शव की सावधानीपूर्वक तलाशी ले रहा था। लेकिन कुछ मिनटों के बाद उन्हें ऐसा लगने लगा कि आरव में ओर्क्स के अवशेषों के भीतर छिपे शक्ति पत्थरों को खोजने की एक विलक्षण क्षमता है। गैब्रियल ये सोचे बिना नहीं रह सका कि हर बार खोज में इतना खजाना मिलने के कारण वह कितना भाग्यशाली होगा। यहाँ तक कि ग्रेस, जिसे शुरू में आरव के शवों को खोजने के व्यवहार में कोई दिलचस्पी नहीं थी, अब तेजी से अपने स्वाभिमान को त्यागकर आसपास के शवों की तलाशी में शामिल होने के लिए प्रलोभित हो रही थी। उन दोनों के लिए शक्ति पत्थरों का व्यक्तिगत रूप से शायद कोई खास उपयोग नहीं था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में उन्हें इकट्ठा करने से उन्हें एक महत्वपूर्ण संपत्ति प्राप्त हुई जिससे वे अपनी खेती के संसाधनों का वित्तपोषण कर सकते थे। मध्यम स्तर के संसाधनों की उच्च लागत को देखते हुए ये स्पष्ट था कि उच्च कोटि के प्रतिभाशाली माने जाने के बावजूद उन्हें ऐसे बहुत से संसाधन नहीं मिले थे। छवि योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2 घंटे बाद ओर्क गांवों में ओर्क नेता बेसब्री से शिकारी दल के लौटने या कम से कम देरी का कारण बताने वाला कोई संकेत भेजने का इंतजार कर रहा था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था और किसी भी तरह की हलचल या संचार न होना बेहद चिंताजनक था। ये नेता की ही टीम थी जिसने गलती से उस खदान का पता लगा लिया था, जिससे ओर्क्स के बीच उसकी प्रतिष्ठा और शक्ति में वृद्धि हुई थी। और भाग्य के फलस्वरूप उसे चौथे स्तर के ओर्क क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिला, जिससे उसे अपने गांव की बढ़ती शक्ति पर नियंत्रण बनाए रखने की ताकत प्राप्त हुई। किसी ने भी नेता के पद के लिए उनकी सत्ता को चुनौती देने का साहस नहीं किया। उन्होंने खदान को अपनी निजी संपत्ति के रूप में देखना शुरू कर दिया था और इससे संबंधित हर चीज को अत्यंत सावधानी से संभालते थे। ओर्क नेता का इरादा एक मध्य स्तरीय ओर्क गांव से बदला लेने का था, जिसने अतीत में उसके परिवार के खिलाफ कार्रवाई की थी। हालांकि अब उसके गांव ने एक कमजोर मध्यस्तरीय गांव का सामना करने के लिए पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर ली थी, लेकिन यह उसका अंतिम लक्ष्य नहीं था। वह इतना शक्तिशाली बनना चाहता था कि प्रतिद्वंद्वी गांव पर विजय प्राप्त कर उसे अपने गांव में मिला ले और उन्हें अपनी प्रजा बना ले। इससे उसे कमजोर और मजबूत मध्यस्तरीय गांवों के बीच की खाई को पाटने के लिए आवश्यक शक्ति प्राप्त होगी, जिससे उसे पूरे क्षेत्र में पहचान मिलेगी।
यह महसूस करते हुए कि अपनी वर्तमान स्थिति में गांव पर हमला करने से उसे गांव को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए पर्याप्त शक्ति प्राप्त नहीं होगी। ओर्क नेता समझ गया था कि अन्य मध्यम स्तर के ओर्क गांव भी होंगे जो लूट के माल में हिस्सा लेने के लिए उत्सुक होंगे या संभावित रूप से उस पर सीधा हमला भी कर सकते हैं। और यही उनके संयम का कारण था। अपनी महत्वाकांक्षाओं को दृढ़ता से दृढ़ संकल्पित करते हुए ओर्क नेता का दृढ़ निश्चय और भी अधिक प्रबल हो गया। जैसे ही उसने लौट रहे ओर्क शिकारियों की अनुपस्थिति और उनसे किसी भी प्रकार के संचार के अभाव को देखा, उसकी पहली प्रवृत्ति समूह के भीतर विश्वासघात का संदेह करने की थी। हालांकि जब उसने गांव से चले गए 30 ओर्क्स के चेहरों को पहचानने की कोशिश की तो उसे उनकी अटूट वफादारी का पूरा यकीन हो गया। उसने तुरंत उस विचार को अपने मन से निकाल दिया। 500 योद्धाओं को इकट्ठा करो और भेड़ियों पर सवार लोगों को बुलाओ। हमें खदानों की स्थिति की जांच करनी होगी, ओर्क नेता ने आदेश दिया। अपने लकड़ी के सिंहासन से उतरते हुए उन्होंने तेजी से अपना फर का कवच पहन लिया, जिससे उनके शरीर पर बने जनजातीय टैटू दिखाई दिए जो कवच के पीछे दाहिनी ओर बने हुए थे, जहां कवच का एक हिस्सा जानबूझकर काट दिया गया था। उसका हाथ सहज रूप से एक तख्ते पर टिकी हुई विशाल कुल्हाड़ी को पकड़ लेता है और वह धीरे से हथियार को सहलाता है। पुराने दोस्त, ऐसा लगता है कि मुझे एक बार फिर तुम्हारी मदद लेनी पड़ सकती है, ओर्क नेता ने अपनी युद्ध कुल्हाड़ी से फुसफुसाते हुए कहा, जिसका गहरा लाल रंग अनगिनत लड़ाइयों में लगे खून के धब्बों जैसा लग रहा था। प्रमुख, सेना एकत्रित हो चुकी है। हमारे पास लगभग 500 ओर्क और 100 भेड़िया सवार आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, नेता के भरोसेमंद योद्धाओं में से एक ने बताया। नेता ने सिर हिलाया और पास के एक चबूतरे से खोपड़ी वाला हेलमेट उठाया। ऐसा प्रतीत होता था मानो इसे किसी दुर्जय जानवर की खोपड़ी से बनाया गया हो, एक योग्य प्रतिद्वंद्वी। ओर्क्स अपने दुर्जय विरोधियों की ऐसी खोपड़ियों को ट्रॉफियों के रूप में रखना पसंद करते हैं। जैसे ही नेता ने अपने सिर पर हेलमेट रखा, उसके चेहरे का भाव बदल गया और वह पहले से कहीं अधिक क्रूर और भयावह दिखने लगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ओर्क नेता ने दृढ़ संकल्प से भरी आवाज में दहाड़ लगाई। उस क्षेत्र के बहुत भीतर, जहां दिव्य वृक्ष का शासन था, उसकी एक अलग हुई जड़, जिसने पहले आरव और एस्ट्रेड के समूह पर हमला किया था, जमीन से बाहर निकल आई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने एक तीखी चीख निकाली जो पूरे जंगल में गूंज उठी, जिससे उसके अधीन सभी लकड़ी के जीव जाग गए। वो कमीना यहाँ है, तरुण डंस का चेला यहाँ है, इस बार मैं उसे पकड़ लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इकट्ठा हो जाओ, जड़ ने घोषणा की और आसपास के जंगलों को आदेश दिया कि वे हिले और उसके शरीर को घेर लें। धीरे धीरे अलग हुई जड़ पूरी तरह से शुद्ध लकड़ी से बनी एक मानवाकार आकृति में परिवर्तित हो गई। इसके पूरी तरह से बन जाने के बाद इसके केंद्र में दरारें दिखाई देने लगीं। दांत पीसते हुए जड़ ने दृढ़ निश्चय के साथ पास के तालाब में अपनी परछाई का अध्ययन किया। तरुण ने मेरे साथ ऐसा किया, इसलिए मैं उसके शिष्य को मार डालूंगा और उससे फिर से पागल कर दूंगा। अगर वह गुस्से में मेरे पीछे आए और ओर्क सरदार उसे हमेशा के लिए खत्म कर दे तो और भी अच्छा होगा। इस तरह मैं अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पा सकता हूँ। अपनी योजना पर विचार करते हुए जड़ ने घोषणा की, आरव ने कभी भी दिव्य वृक्ष की पृथक जड़ से इतनी गहरी दुश्मनी की उम्मीद नहीं की होगी। पिछली बार जो कुछ हुआ था, उसके बाद से आरव ने जानबूझकर दिव्य वृक्ष के नियंत्रण वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखी थी। यही कारण था कि उसने इस बार ओर्क गांवों को निशाना बनाया था। वह उस प्रतिशोधी जड़ से आमना सामना नहीं करना चाहता था, जो कमजोरों पर हमला करने और बलवानों से भागने में आनंद लेती थी। हालांकि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन तरुण ने जड़ को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिससे उसकी साधना का स्तर वापस चौथे स्तर पर चला गया, ताकि वह खुद को ठीक कर सके। इस वजह से ये दिव्य वृक्ष द्वारा निर्मित सभी पृथक संस्थाओं में सबसे कमजोर बन गया, एक ऐसा तथ्य जिसने इसे बहुत शर्मिंदगी का सामना करवाया। तब से अलग हुई जड़ को अपमान और उपहास सहना पड़ा है। इसने ये सुनिश्चित किया कि इसके नियंत्रण में मौजूद कुछ छोटे वृक्ष जैसे जीव विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाएं और प्रत्येक क्षेत्र में आरव की आभा का सही उतार चढ़ाव हो। इस तरह जब भी कहीं भी आरव की आभा का पता चलता तो ये पौधे एक अलार्म जाल की तरह काम करते, जिससे आरव के दोबारा दूसरी दुनिया में प्रवेश करने पर उसकी उपस्थिति के मूल को सचेत किया जा सके। सभी पौधों को अपने नियंत्रण में लेने के बाद जड़ ने हार मानकर आह भरी। एक समय यह एक छोटा बॉस हुआ करता था जो शक्तिशाली ट्रियंट्स और अन्य खतरनाक पौधों को नियंत्रित करता था। हालांकि स्तर गिरने के बाद रूट ने अपने योद्धाओं की एक महत्वपूर्ण संख्या खो दी थी। उन्होंने अपने से कमजोर किसी की सेवा करने से इनकार कर दिया और उसे ट्रियंट के छोटे पौधों को सेनापति और वुड वोट को पैदल सैनिकों के रूप में सौंप दिया।
और कुछ अनोखे लकड़ी के जीव जैसे कि बेलों में लगने वाले रोग, टहनियों में लगने वाले रोग और पेड़ों में लगने वाले रोग भी हाल ही में इसमें शामिल हुए हैं। भले ही आप मेरी पिछली सेना से कमजोर हों, लेकिन मुझे विश्वास है कि पर्याप्त तैयारी के साथ हम अभी भी जीत हासिल कर सकते हैं। अब चलो उन इंसानों को मार डालते हैं जो हमारी जमीन पर कदम रखने की हिम्मत करते हैं, जड़ ने घोषणा की और अपने मानवाकार हाथों को आगे की ओर इशारा करते हुए वृक्ष रूपों की सेना को आगे बढ़ाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस बीच आरव ने अपने गोलेमों को गुफा के प्रवेश द्वार की रखवाली जारी रखने का आदेश दिया, क्योंकि वह इस बात से अनजान था कि क्या हुआ था। सौभाग्यवश समूह के बाकी सदस्य एकजुट हो गए थे और अपने खनन कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। उन्होंने अपना पूरा ध्यान उस कार्य पर लगा दिया था। हालांकि जेम्स जुड़वा बच्चों को उनके कार्यों के लिए फटकारना चाहता था, लेकिन यह याद आने पर उसने अपना विचार बदल दिया कि वे अपने गुरु के मार्गदर्शन में उससे उच्च पद पर थे। इसके बजाय उसने उनसे कुछ न कहने का फैसला किया। हालांकि दंड के रूप में उसने उन्हें लूटी हुई वस्तुओं में से कुछ भी प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी। जेम्स उन्हें वापस लाने के बाद अपने मालिक के फैसले पर छोड़ने के लिए तैयार था। novelfire.com पर और भी पढ़ने को मिलेगा। जब उसने खदानें देखीं तो वह लगभग अवाक रह गया। उसे आरव की किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। पिछली बार पीछा किए जाने के बावजूद उन्होंने दूसरी विमा में शिकार करने के बाद से अब तक जितना हासिल किया था उससे कहीं अधिक हासिल किया। पिछली बार की अपनी सारी लूट को पचाने के बाद उन्हें एक बार फिर आरव का पीछा करने का फल मिलने लगा। ये सब उसके लिए एक सपने जैसा लग रहा था। महज 30 मिनट की खुदाई में ही आरव और जेम्स ने अपने स्पेस रिंग भर लिए थे। आरव को अपने भंडारण कक्षों से बोरे भी निकालने पड़े ताकि वे उनमें से खनन जारी रख सकें। आथा को अपने पिछले अनुभव के आधार पर भागने की जरूरत पड़ने पर बोरियों को रखने का विचार आया था और उसने उनमें कुछ सुधार भी किए थे। आरव द्वारा तैयार किए गए थैलों को देखकर जेम्स को ये पछतावा हुआ कि काश वह भी अपने साथ थैले ले आया होता। ये स्पष्ट था कि वे पूरी गुफा की खुदाई का काम पूरा नहीं कर पाएंगे, भले ही उनके पास पूरा एक सप्ताह का समय हो। वे जितना इकट्ठा कर सकते थे उतना ही इकट्ठा कर पाए। लाभ इतना अधिक था कि आरव ने औप गांवों पर दोबारा हमला करने की अपनी मूल योजना का जिक्र तक नहीं किया, क्योंकि उसने उस योजना को पूरी तरह से भुला दिया था। एक प्राकृतिक शक्ति पत्थर को छूने और यह महसूस करने के बाद कि इससे 10,000 अनुभव अंक मिलते हैं, उसे समझ में आया कि ओक गांव इतनी तेजी से ताकतवर क्यों हो गया था। इतने संसाधनों के साथ एक मूर्ख भी साधना और उपभोग के माध्यम से तीसरे स्तर के शिखर तक पहुंच सकता है। आरव ने फैसला किया कि केवल ओर्क्स से लड़ने पर ध्यान केंद्रित करना मूर्खता होगी, नहीं, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रगति करने के बाद वह उनका सामना करने के लिए वापस लौट सकता था। यही बहाना उसने अपनी मुख्य योजना को छोड़ने के बारे में खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए दिया। उसे एहसास हुआ कि उच्च स्तरीय द्वितीय जादूगर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए उसे केवल लगभग 50 और शक्ति पत्थरों की आवश्यकता है। हमने अब अपना सारा भंडार जमा कर लिया है। मुझे भी चौथे स्तर के जादूगर तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है, बड़े भाई जेम्स। मुझे बस आज लूटी गई कुछ चीजें बेचनी हैं और मेरे पास उन संसाधनों के बदले में पर्याप्त से ज्यादा पैसे होंगे जिन पर मेरी नजर है। केथरा के विश्वासघात के दौरान जेम्स का साथ देने वाली इकलौती लड़की ने अपनी बात रखी। वह एक लोमड़ी की सवारी करने वाली महिला थी और आरव को हाल ही में पता चला था कि उसका नाम विक्सी था। मैं भी। चिंता मत करो, बहुत जल्द हमारे समूह में 3 चौथे स्तर के जादूगरों की ताकत होगी, जेम्स के समूह के एक अन्य सदस्य ने उत्साहपूर्वक कहा, जिससे जेम्स के चेहरे पर मुस्कान आ गई। खैर, मुझे लगता है कि असहयोग करने के कारण जुड़वा बच्चों को ही नुकसान हुआ है। अगर उन्हें पता होता कि हम कितना कमाते हैं तो मुझे यकीन है कि उन्हें अपने फैसले पर पछतावा होता। मुझे बस ऐसा लगता है कि हमें ये पुरस्कार बहुत आसानी से मिल रहे हैं। पिछली बार हमें किसी भी लाभ का आनंद लेने से पहले संघर्ष करना पड़ा, कड़ी मेहनत करनी पड़ी और भागदौड़ करनी पड़ी। एक अन्य सदस्य जो अग्नि जादू में माहिर था ने टिप्पणी की, इससे पहले कि विक्सी ने अपना पैर उसके पैर पर पटक दिया, जिससे वह दर्द से उछल पड़ा। कहीं अपशकुन न हो जाए, विक्सी ने कहा। हालांकि उसी क्षण उन्हें जमीन के नीचे से एक तेज कंपन सुनाई देने लगा। उन्होंने चिंता भरी नजरों का आदान प्रदान किया, यह महसूस करते हुए कि यह बहुत सारे लोगों के आने की आवाज थी। और इस बेवकूफ को तो बस बदकिस्मती ही करनी थी, विक्सी चिल्लाई जब वे सभी जल्दी से खदान से बाहर निकले और गुफा के प्रवेश द्वार की ओर भागे, ये देखने के लिए कि कौन उनके करीब आ रहा है। जब आरव और उसके साथी बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि ग्रेस और गैब्रियल भी, जिन्होंने दूरी बनाए रखने का फैसला किया था, अब गोलेम के करीब आ गए थे।
गुफा के प्रवेश द्वार पर वनस्पतियों की एक पूरी सेना उनके सामने खड़ी थी। उन्हें देखते ही आरव के मन में एक अनहोनी का एहसास भर गया। आरव केवल एक ही ऐसे पादप जीव को जानता था जो इतना क्रोधित हो सकता था कि उसके विरुद्ध इतनी बड़ी सेना जुटा सके। इसका प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि पादप रूपी जीव आरव को नीचे गिराने के लिए उन सीमाओं को भी पार करने को तैयार था जहां दिव्य वृक्ष का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। जरूर आपको मुझसे दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं थी, है ना? अब एक पौधे के मानव रूप में प्रकट हुई जड़ फैली हुई भुजाओं के साथ आगे बढ़ी। उसकी निगाहें आरव पर टिकी हुई थीं, लेकिन आरव को अभी भी याद करने में मुश्किल हो रही थी कि वह कौन था। आरव की इस हरकत से वह जड़ और भी ज्यादा क्रोधित हो गई। अरे, मुझे इतनी जल्दी मत भूलो, तुम्हारे स्वामी ने ही मुझे इतना घायल किया था कि मुझे उसके आखिरी हमले से बचने के लिए दूसरे लोक में उतरना पड़ा, जड़ ने ताना मारा। आखिरकार आरव को याद आ गया। अरे, आप हैं। आपको पहचानने में चूकने के लिए क्षमा चाहता हूँ। शायद अब आप चौथे स्तर के पौधे हैं, इसलिए मैं याद करने की कोशिश कर रहा था कि मुझे किसी कमजोर पौधे से कब परेशानी हुई थी। पता चला समस्या तो आप ही थे। मुझे कहना पड़ेगा, चौथा स्तर आप पर बिल्कुल जचता है। आरव ने जानबूझकर जड़ को उकसाने की कोशिश करते हुए ताना मारा, और ऐसा लग रहा था कि यह तरीका कारगर साबित हुआ। इस नन्हे से जीव की हिम्मत कैसे हुई? इन पर हमला करो, इन सबको मिटा दो, जड़ ने अधीरता से आदेश दिया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वह आरव के ताने कभी नहीं सह पाएगी। और अनगिनत वुडवॉर्ड्स और ट्री एंड सैपलिंग्स ने दूर से ही आरव और उसके समूह की ओर दौड़ते हुए उसकी बात मान ली। तुम अब भी पहले जैसे ही हो, हमेशा कमजोरों को निशाना बनाते हो और ताकतवरों से डरते हो। तुमने देखा कि हमारे बीच 3 चौथे स्तर के जादूगर हैं, और यह समझते हुए कि पिछली बार की तरह हमसे लड़ने में तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि अब तुम्हारा दायरा कमजोर हो गया है, तुमने हमें थकाने का रास्ता चुना है। आरव ने द रूट पर आरोप लगाते हुए उसकी रणनीति की निंदा की। हालांकि जड़ ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसने आरव की एक भी बात नहीं सुनी हो। तुम इसे और भी ज्यादा क्रोधित कर रहे हो, अविनाश ने चेतावनी दी और अपनी तलवार निकालने की तैयारी करने लगा, जबकि आरव चुपचाप अपने गोलेम को वापस स्पेस पाउच में ले गया। इसी बीच अवनी ने आरव की ओर देखते हुए पूछा, अब हम क्या करें? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? अपनी जान बचाकर भागो। क्या तुम सैकड़ों वनस्पतियों से लड़ते हुए मरना चाहते हो? हम तो मध्यम स्तर के जादूगर भी नहीं हैं और युद्ध के दौरान वातावरण से आसानी से अपनी ऊर्जा की भरपाई नहीं कर पाएंगे। इस तरह की स्थिति में तो चौथे स्तर के अधिकांश जादूगर भी थकान से हार मान लेंगे, आरव चिल्लाया और वह पहले से ही आगे की ओर दौड़ने लगा था। बाकी के लोग भी होश में आ गए और तुरंत उनका अनुसरण करने लगे। आगे देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि केवल अविनाश और आथ ही आरव के साथ कदम मिलाकर चल पाए थे। ये स्पष्ट था कि उन तीनों ने लड़ने की कोई योजना नहीं बनाई थी, उनका इरादा शुरू से ही भागने का था। novelfire.com पर विशेष कहानियां पढ़ें। जब उन्होंने वनस्पतियों की विशाल सेना को देखा, तब वे केवल बहादुरी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। ये क्या बकवास है? क्या तुम कम से कम हमें ये चेतावनी नहीं दे सकते थे कि तुम भागने वाले हो, बजाय इसके कि हमें वहां मूर्ख बना दो, ये सोचकर कि तुम हमारा साथ दोगे? गैब्रियल अपनी झुंझलाहट को व्यक्त करते हुए आरव को कोसने से खुद को रोक नहीं पाया। आरव ने उसे तिरछी नजर से देखा और हल्के से हंस दिया। अरे मूर्ख, क्या तुम 500 वनस्पतियों की सेना से लड़ना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है? चाहे तुम्हारे पास कितनी भी शक्ति हो, बिना आराम किए इतने सारे दुश्मनों से लड़ते लड़ते तुम थकान से मर जाओगे, बेवकूफ। तुम अभी तक उच्च जादूगर के पद तक भी नहीं पहुंचे हो और तुम में पहले से ही इतना घमंड भरा हुआ है। आथ ने गैब्रियल के कठोर शब्दों का जवाब देते हुए शाप दिया। मुझे सचमुच तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियों पर तरस आता है, आथ ने व्यंग्य और तिरस्कार से भरे स्वर में गैब्रियल की ओर इशारा करते हुए कहा। इससे गैब्रियल का गुस्सा और भड़क गया और उसे आथ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन वह जानता था कि यह बहस करने का समय नहीं था। और मुझे लगा था कि हम आसानी से बच जाएंगे, ये सोचकर कि हमारा सामना ओर्क्स से होगा। किसने सोचा होगा कि ओर्क्स की जगह पौधों का गुट हमारा पीछा करेगा? विक्सी के घूरते हुए उसकी ओर मुड़ने से पहले पिछली बार बोलने वाले जादूगर ने ये कहा था। तुम थोड़ी देर के लिए चुप क्यों नहीं हो जाते? हम यहाँ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। उम्मीद है हम समय रहते शहर के द्वार तक पहुंच जाएंगे। विक्सी चौंक गई, तभी उसे दाहिनी ओर से जमीन पर पंजों के टकराने की आवाज और गुर्राहट सुनाई दी। आरव, देखो, दाईं ओर से और भी मुसीबत आ रही है।
अविनाश ने आवाज लगाई। उसकी निगाहें जमा होती धूल पर टिकी हुई थीं, जिसने अंततः उनके निकट आ रहे शत्रुओं को प्रकट किया। ओह, धिक्कार है, आरव ने गुस्से में कहा। अविनाश का ध्यान जिस चीज पर गया था उसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। समूह में मौजूद हर जादूगर ने दाईं ओर से सीधे उनकी ओर बढ़ते हुए अनगिनत भेड़ियों पर सवार ओर्क्स के भयावह दृश्य को देखने के लिए अपना रुख किया। तुमने फिर से हम पर बदकिस्मती ला दी। अपनी उस जुबान से कोई तो अपना मुंह बंद करो, इससे पहले कि वो हम पर और भी भयानक मुसीबतें खड़ी कर दे, विक्सी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ओर्क सरदार ने अपनी अधिकांश सेना को छोड़ दिया था और 100 भेड़िया सवारों को उस समूह का पीछा करने का आदेश दिया था, जिसके बारे में उसका मानना था कि वे खदान की लूट के लिए जिम्मेदार थे। पहले तो उसने वनस्पतियों को ही अपराधी समझ लिया था, लेकिन उनका पीछा करने और शक्ति पत्थरों से भरे बोरे ले जा रहे मनुष्यों का पीछा करते हुए देखने के बाद ओर्क सरदार का क्रोध भयंकर रूप से भड़क उठा, क्योंकि उसे पता चल गया था कि असली चोर कौन थे। इस अराजकता के बीच ओर्क सरदार का प्राथमिक लक्ष्य आरव के समूह तक पहुंचना था और रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मारना था। इसी बीच जड़ ने पौधों की सेना को आदेश जारी किया कि वे ओर्क सेना को दाहिनी ओर से घेरने और उनकी पंक्तियों में घुसपैठ करने से रोकें, क्योंकि वह जानता था कि इससे अराजकता फैल जाएगी। वनस्पतियों पर विजय प्राप्त करने और आरव तक पहुंचने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर ओर्क सरदार और उसके अनुयायी अनजाने में एक अराजक और भयंकर संघर्ष में प्रवेश कर गए। अरे यार बॉस, इन पागल पौधों द्वारा पीछा किए जाने के अलावा अब तो पूरा ओक गांव ही हमारे पीछे पड़ा है। सौभाग्य से केवल भेड़ियों पर सवार ही हम तक पहुंच पाए हैं, हम तो पूरी तरह से फंस गए हैं। जादूगर, जिसके शब्दों ने मानो उसे 2 बार शाप दिया हो, भय और हताशा से भरी आवाज में बोला। बॉस, अगर हम इस विकट परिस्थिति से निकलने में कामयाब हो जाते हैं तो कृपया हमें छुट्टी दे दीजिए। वास्तव में हम सभी को आराम करने दीजिए। इन दोनों मिशनों में काफी रोमांच देखने को मिला है। हमारी खातिर आरव के समूह से जुड़े किसी भी भविष्य के मिशन को अस्वीकार कर दें, विक्सी ने विनती की। वह लगातार झेल रहे खतरे से कुछ राहत पाने के लिए तरस रही थी। उसने झुंझलाहट भरी आह भरी और तेजी से अपने लोमड़ी जैसे वाहन से मुड़कर आरव की ओर देखने लगी। नाराज मत होना, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारा समूह जहां भी जाता है मुसीबत को ही आकर्षित करता है। तुम्हारे साथ रहते हुए मैंने जितनी दूरी तय की है उससे मेरे पिछले सभी मिशनों की कुल दूरी भी कवर हो सकती है, विक्सी चिल्लाए। समूह के बाकी सदस्य भी उसके साथ विलाप करने लगे, ये कामना करते हुए कि काश उनके पास दौड़ने के लिए अतिरिक्त पैर होते, खासकर वे जिनके पास वाहन नहीं थे। आमतौर पर शांत और संयमित रहने वाले आथ भी आंसू बहाने वाले समूह में शामिल होने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने चुपचाप अपने भाग्य पर शुक्रिया अदा किया कि किसी तरह पौधे और ओर्क आपस में टकरा रहे थे, जिससे एक दूसरे की गति धीमी हो रही थी। ओर्क सरदार ने अपनी विशाल युद्ध कुल्हाड़ी को रूट के मानवरूपी रूप पर घुमाया, जो आरव और उसके समूह का पीछा करते हुए पौधों के जीवन रूपों की अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था। इसी बीच वही सेना आरव और उसके समूह तक पहुंचने की दौड़ में ओर्क्स को रोकने के लिए संघर्ष कर रही थी। अचानक रूट को किसी के छुपकर हमला करने की कोशिश का आभास हुआ और उसने तेजी से अपना बायां हाथ पीछे की ओर घुमाया, जिससे हवा में ही एक लकड़ी की ढाल प्रकट हो गई और विशाल युद्ध कुल्हाड़ी को रोक दिया। वह मुड़कर ओर्क सरदार का सामना करने के लिए खड़ा हो गया, जो अपने भेड़िए पर सवार होकर खोपड़ी के हेलमेट में साक्षात बुराई के अवतार जैसा प्रतीत हो रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और मेरे शिकार के बीच आने की? रूट ने सवाल किया और अपना शरीर उस भेड़िए की ओर पटक दिया जो आखिरकार उसके पास पहुंच गया था। तुम, एक तुच्छ पौधे, जीवित प्राणियों को अपना शिकार कहने की हिम्मत कैसे करते हो? कब से तुम ऐसे दरिंदे बन गए जो अपनी इच्छा से मनुष्यों का शिकार करते हो? मुझसे पंगा मत लो। मुझे अब पूरा यकीन है कि तुम उन्हीं मनुष्यों का पीछा कर रहे हो जिन्होंने मेरे शिकारियों को मारा, मेरे शक्ति पत्थरों पर हमला किया और उन्हें चुरा लिया। और तुम मेरे रास्ते में हो। ओर्क सरदार ने कुंठा से जवाब दिया। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जादूगरों का ये समूह मेरा है और कोई भी मेरा शिकार नहीं चुरा सकता, रूट ने जवाब दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बदतमीजी करने की? तुम तो बस एक अलग थलग क्लोन हो जो अपने आप विकसित हुआ है। इंसानी जादूगरों को मारना मेरा काम है, ओर्क सरदार ने चुनौती भरे लहजे में जवाब दिया। क्रोधित होकर ओर्क सरदार ने अपनी कुल्हाड़ी से फिर से हमला किया और उसके बाद भारी मात्रा में ची ऊर्जा का प्रयोग किया, जबकि रूट ने जवाबी हमला करते हुए पेड़ की छाल से बनी तलवारें बुलाईं जो ओर्क सरदार पर बरसने लगीं।
ओर्क सरदार ने अपना हथियार वापस खींचते हुए अपना हमला रद्द कर दिया और अपनी विशाल युद्ध कुल्हाड़ी को घुमाते हुए लकड़ी की तलवारों को मोड़ दिया। लेकिन जब तक उसने उन सबको खत्म कर दिया तब तक उसे एहसास हो गया था कि रूट उससे काफी आगे निकल चुका है। अरे यार, ये तो मेरा है। मुखिया चिल्लाते हुए रूट को फिर से रोकने के लिए आगे दौड़ा। उसका मानना था कि रूट के गुप्त इरादे थे और वह अपने चुराए गए शक्ति पत्थरों को प्राप्त करने के लिए किसी इंसान को मारने पर तुला हुआ था। और इन सब बातों ने मुखिया को असमंजस में डाल दिया। आखिर पेड़ पौधे तो युद्ध के शौकीन नहीं होते। वे दिव्य वृक्ष क्षेत्र को छोड़ने की तो बात ही दूर, शायद ही कभी खुद को प्रकट करते थे, और केवल तभी जंगल की रक्षा के लिए बाहर आते थे जब उस पर खतरा मंडराता था। हालांकि वह दिव्य वृक्ष जुटीय क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका था, सम्राट क्षेत्र में अपने विकास की तैयारी में स्वयं को कई भागों में विभाजित कर चुका था। अपनी चेतना को विभाजित करके और उन्हें क्लोन की तरह नियंत्रित करने के बजाय दिव्य वृक्ष ने जागृत चेतना को स्वाभाविक रूप से विकसित होने देने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप जागृत शरीर के अंगों ने अपनी चेतना जागृत होने के बाद दिव्य वृक्ष को अपना माता पिता माना, जबकि अन्य ने उन्हें परित्यक्त शरीर के अंत के रूप में देखा। उन सभी के पास दैवीय वृक्ष की अनूठी शक्ति भी थी जिससे वे वनस्पतियों को नियंत्रित कर सकते थे, लेकिन उनकी क्षमताएं उनके संबंधित क्षेत्रों तक ही सीमित थीं। उनका स्तर जितना ऊंचा होता गया, उनकी शक्ति उतनी ही प्रबल होती गई। और यह विशेष जड़ एक गहरी जड़ें जमाए हुए द्वेष और तुच्छ रवैये के साथ जागृत हुई थी, जिसने ओर्क सरदार को हैरान कर दिया, जो इसके असामान्य व्यवहार को समझ नहीं पा रहा था। तुम उसे चाहते ही क्यों हो? कम से कम मेरे पास एक कारण तो है, उसने मुझसे चोरी की है। ओर्क सरदार ने अपने भेड़िए पर सवार होकर चिल्लाते हुए लगाम से भेड़िए को नियंत्रित किया। अपने काम से काम रखो। रूट ने पलटवार किया। उसे इस बात का खुलासा करने में शर्म आ रही थी कि उसके और आरव के बीच क्या हुआ था और वह कैसे बाल बाल बचा था। आरव खुद को रोक नहीं पाया और उसने पीछे मुड़कर अपने दो पीछा करने वालों को इस बात पर लड़ते हुए देखा कि उसे मारने का अधिकार किसे मिलेगा। अगर किसी ने मुझसे कहा होता कि एक दिन मैं रसातल जाति के दो प्राणियों को एक मानव जादूगर को मारने के लिए लड़ते हुए देखूंगी, तो मैं उन्हें पागल कहती, विक्सी ने हैरानी से टिप्पणी की। अरे, इतना हैरान मत हो। आरव के साथ बिताया हर पल पिछले पल से ज्यादा रोमांचक होता है। बस आगे आने वाली और भी चौंकाने वाली चीजों के लिए अपना दिमाग खुला रखो। आथा ने कहा। आगे देखो, हम शहर के द्वार के करीब हैं। मुझे शहर की दीवारों के ऊपर पहरेदार भी दिखाई दे रहे हैं। विक्सी ने शहर में उनके जल्द पहुंचने की और ध्यान वापस लाने की कोशिश करते हुए कहा। दौड़ते समय आथा हौंफ रहा था और बाकी सभी जादूगर अपनी किस्मत पर शुक्रगुजार होने लगे। उन्होंने अपने थके हुए शरीर को और भी तेज दौड़ने के लिए मजबूर किया। जिनके पास घोड़े थे, उन्होंने उन्हें तुरंत वापस बुला लिया क्योंकि लकड़ी के तीर उनके पीछे से सनसनाते हुए निकल गए, बल बल उनकी पीठ को छूते हुए, क्योंकि उनके घोड़े उन्हें स्नाइपर के लिए आसान निशाना बनाते प्रतीत होते थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अरे, उधर देखो, वनस्पतियों का एक विशाल समूह है और ओर्क्स इस तरफ आ रहे हैं। पहरेदारों में से एक ने अपने साथी को सतर्क किया। कप्तान को बुलाओ। साथी ने चिल्लाते हुए तुरंत किसी उच्च अधिकारी से संपर्क किया। कुछ ही सेकंडों में छठे स्तर का कप्तान स्तरीय जादूगर शहर के द्वार पर पहुंच गया। अपनी तेज दृष्टि के कारण कप्तान ने तुरंत देखा कि विशाल भीड़ वास्तव में जादूगरों के एक समूह का पीछा कर रही थी। बैलिस्टा को गोली चलाने के लिए तैयार करो। तीर जल्दी से लोड करो, उसने आदेश दिया, ये तय करते हुए कि केवल तीरों की बौछार से इतनी बड़ी भीड़ नहीं डरेगी। छठे स्तर के जादूगर के रूप में वह आसानी से जाकर ओर्क्स और वनस्पति जीवन रूपों दोनों के नेताओं को मार सकता था। हालांकि उसने ओर्क सरदार और रूट को केवल चौथे स्तर के जीव के रूप में आंका था, और ये तथ्य कि आरव का समूह अब तक जीवित रहने में कामयाब रहा था, ये दर्शाता है कि वे सक्षम थे। इसलिए उन्होंने अवलोकन करने का विकल्प चुना और परीक्षण के तौर पर तभी कार्रवाई करने का निर्णय लिया जब वे 300 मीटर की सीमा में प्रवेश कर गए। हालांकि उनके सैनिक 500 मीटर की दूरी से निशाना लगा सकते थे, लेकिन वह जानते थे कि 300 मीटर की दूरी पर उनका निशाना अधिक सटीक होता है। अब यह आरव और उसकी टीम के लिए सहनशक्ति की परीक्षा थी, और कप्तान का मानना था कि केवल अपनी सहनशक्ति पर भरोसा करके ही वे खुद को बचा पाएंगे। वह एक निर्मम जादूगर था जिसने युद्ध देवता जादूगर अकादमी में अपने समय के दौरान कई रक्तपात देखे थे, और वह ऐसे छात्र पर अपना समय बर्बाद नहीं करेगा जिसे वह साधना के योग्य न समझे। 200 मीटर की दौड़ आरव और उसकी टीम की परीक्षा लेने का एक तरीका था। अगर वे इसे पास नहीं कर पाते तो कप्तान बैलिस्टा से गोली चलाने पर पुनर्विचार करता,
और शायद कार्रवाई करने से पहले उनमें से अधिकांश को मरने देता। अगर हम अभी लड़ना बंद नहीं करते हैं तो हम उस आदमी को कभी पकड़ नहीं पाएंगे। तुम्हें अपने शक्ति रत्न चाहिए, है ना? मुझे तो सिर्फ समूह का नेता चाहिए। चलो मिलकर काम करते हैं, एक समझौता करते हैं। रूट ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए प्रस्ताव रखा। novelfire.com पर छिपी हुई सामग्री खोजें। रूट ने तभी कुछ कहा जब वे शहर के द्वार के पास पहुंचे, यह महसूस करते हुए कि वे पहले ही दिव्य वृक्ष के क्षेत्रों से बहुत दूर आ चुके हैं। अगर उसे पिछली बार तरुण द्वारा किए गए हमले के समान स्तर के एक और हमले का सामना करना पड़ा, तो जीवित रहना संदिग्ध होगा, क्योंकि वह जंगल से बहुत दूर है और अपने जीवन के लिए अपनी साधना का बलिदान नहीं कर पाएगा। वह जानता था कि अगर उसे यहां मार दिया जाए तो दिव्य वृक्ष भी क्रोधित नहीं होगा या बदला लेने के लिए नहीं लड़ेगा। ओर्क सरदार ने रूट की ओर देखा, जो अभी भी मानव जादूगरों का पीछा करते हुए उसके साथ दौड़ रहा था। उसे शक था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, और रूट पर उसका भरोसा इतना कम था कि अब भी वह उसकी बातों पर विश्वास करने में हिचकिचाता था। हालांकि जब उसने आगे की ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। एक निश्चित दूरी तय करने के बाद उसे पूरा यकीन था कि मानव नगरी जादूगरों का समर्थन करेगी। यह अकादमी का अपने जादूगरों को प्रशिक्षित करने का तरीका था। तो फिर युद्ध विराम, चलो इस कमीने को पकड़ते हैं। ओर्क सरदार ने अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर यह निर्णय लिया। यह मुझे बिल्कुल सही लगता है, रूट ने स्वीकार किया और फिलहाल अपने मतभेदों को एक तरफ रखने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उन्होंने अपने संघर्षों को समाप्त किया और एकजुट हो गए, ओर्क सरदार और रूट ने आरव का पीछा करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। आरव, वे हमारे करीब आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अब वे सहयोग कर रहे हैं, अवनी ने आरव को बताया और वे दौड़ते रहे। तेरे की, ये तो मेरी योजना के विपरीत है। खैर, अब कुछ बदलाव करने का समय आ गया है। नाइट, अवनी, जेम्स, ग्रेस, गैब्रियल, आप सभी को मेरे साथ रुकना होगा और उन्हें रोकने के लिए एक कठिन लड़ाई लड़नी होगी, जबकि बाकी लोग पूरी गति से शहर के द्वार की ओर भाग निकलेंगे। आरव ने निर्देश देना शुरू किया और अपने साथियों को अपनी रणनीति के अगले चरण के लिए तैयार किया। आरव, हम तुम्हारा साथ दे सकते हैं, बस हमें तुम्हारे साथ लड़ने दो। अविनाश अपने प्रस्ताव को व्यक्त करने की अपनी इच्छा को दबा नहीं सका। हालांकि इस बार आर्थर चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों से यह स्पष्ट हो गया कि वह भी अविनाश के सुझाव का समर्थन करता है। मेरी बात सुनो, तुम सब किसी भी हालत में मेरे आदेशों का उल्लंघन नहीं करोगे, समझे? ये सीधा आदेश है। सुरक्षित रूप से द्वार तक पहुंचो, हम तुम्हारे ठीक पीछे आ रहे हैं। क्या मैंने कभी तुम में से किसी से कोई वादा तोड़ा है? मत भूलो, मेरा वचन अटल है, आरव ने जोर देकर कहा, और उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए राजी किया कि वे उसकी योजना से कभी विचलित न हो और शहर के द्वार की ओर दौड़ें। अगर वे इससे भटकते हैं तो उसकी सारी सावधानीपूर्वक योजना धराशायी हो जाएगी। फिर उन्होंने अपना ध्यान जुड़वा बच्चों की ओर मोड़ा। और तुम दोनों, इस बार मेरी बात न मानने की सोचना भी मत। यकीन मानो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा इससे पहले कि मैं उस कमीने से लड़ूं जो मेरा पीछा कर रहा है। तुम चौथे दर्जे के जादूगर हो, भगवान के लिए थोड़ी हिम्मत दिखाओ। आरव ने उन्हें ताना मारा, जिसके जवाब में गैब्रियल ने नाक सिकुड़ी, जबकि ग्रेस चिंतित लेकिन दृढ़ निश्चयी लग रही थी। अब, आरव चिल्लाया, जिससे सभी लोग मुड़कर कुछ ही मीटर की दूरी पर स्थित ओर्क सरदार और रूट की ओर देखने लगे। समूह के बाकी लोग शहर के द्वार की ओर तेजी से दौड़ते रहे। जैसे ही आरव रुका, उसने अपने गोलेमों को बुलाया, टाइटन, लेगियन, हाइव क्वीन, टेम्पेस्ट, बुच और ओनी। उनका मानना था कि आगामी युद्ध में वे सबसे तेज और सबसे उपयोगी साबित होंगे। जैसे ही जुड़वा बच्चों ने आती हुई भीड़ को देखा, उनके चेहरे गंभीर हो गए। हम यहाँ कोई थका देने वाली लड़ाई नहीं चाहते। उन्हें रोको और पीछे हट जाओ, चाहे तुम कोई भी रणनीति अपनाओ, बस पीछे मत रहना। और एक आखिरी बात, वे दोनों कमीने मेरे हैं। आरव ने अपनी ब्लड चांगदाव और बोन कटाना तलवारें निकालते हुए घोषणा की और तेजी से आगे बढ़ा। लेगियन और टाइटन उसके ठीक पीछे पीछे चल रहे थे। शेष गोलेम पीछे रह गए और उन्होंने एक रक्षात्मक पंक्ति बना ली। अवनी ने ओक और पौधों जैसे जीवों को एक संकरे मार्ग तक सीमित रखने के लिए एक विशाल अवरोधकारी मंत्र डालने पर ध्यान केंद्रित किया। जादू का असर उस पर साफ दिख रहा था, लेकिन जेम्स ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और अपनी कुछ माना शक्ति उसे देकर उसके बोझ को कम करने में मदद की। धीरे धीरे अवनी के हाथों पर टैटू जैसी नीली आभा दिखाई देने लगी और वह उसके पूरे शरीर पर फैल गई। जैसे ही उसकी अपनी आध्यात्मिक शक्ति ने उसे घेर लिया, उसे ऊर्जा का एक जबरदस्त प्रवाह प्रदान हुआ।
अपने पास मौजूद प्रचुर मात्रा में माना शक्ति के साथ अवनी चिल्लाए और उसने आने वाली सेना के चारों ओर एक लंबा पत्थर का चबूतरा खड़ा करने की पूरी कोशिश की, जिससे उनके गुजरने के लिए केवल एक संकरा रास्ता ही बचा। जैसे ही अवनी ने अपने पक्ष में स्थिति को मोड़ने और सामने मौजूद अनगिनत आयामी प्राणियों से अभिभूत होने से बचने के लिए आसपास के वातावरण में हेरफेर करना समाप्त किया, आरव ने अंततः दूरी कम कर ली और ओर्क प्रमुख और रूट से भिड़ गया। ओर्क सरदार ने औपचारिकताओं की परवाह किए बिना किसी झिझक के अपनी युद्ध कुल्हाड़ी आरव पर चला दी। आरव को शक्ति पत्थरों से भरी थैली लेकर भागे अन्य जादूगरों को आदेश देते हुए देखकर ओर्क सरदार समझ गया कि आरव ही समूह का नेता है और वह संसाधनों को वापस पाने के लिए आरव को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। हालांकि उसने रूट से वादा किया था कि वह आरव को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उसे छोड़ देगा, लेकिन ओर्क सरदार ने यह बात केवल गुस्से में कही थी। वह पूरी तरह से जानता था कि अगर वह आरव से आसानी से निपटना चाहता है तो उसे रूट के साथ एक ही राय रखनी होगी। इससे पहले कि युद्ध कुल्हाड़ी उससे टकरा पाती, एक बर्फीली गदा उससे टकराए और इस प्रक्रिया में चकनाचूर हो गई। हमले की गति का फायदा उठाते हुए ओर्क सरदार ने एक जोरदार प्रहार किया, जिससे टाइटन उसकी कुल्हाड़ी के कुंद किनारे से वार करते हुए हवा में उड़ गया। छवि। हालांकि जैसे ही उसने आगे बढ़ने का प्रयास किया, उस पर भाले से 3 बार हमला किया गया। आत्मविश्वास से भरी सांस लेते हुए उसने अपने मजबूत युद्ध कवच पर भरोसा करते हुए भालों को अपनी छाती पर लगने दिया। उन्हें बेहद आश्चर्य हुआ जब भाले के हमलों की जबरदस्त ताकत के कारण उन्हें पीछे धकेल दिया गया। ऊपर देखते हुए उसे एहसास हुआ कि उसने अपने सामने मौजूद 2 टियर 2 गोलेम रचनाओं की शक्तियों को कम करके आंका था। इसी बीच आरव खुद को रूट के साथ एक भयंकर तलवारबाजी में उलझा हुआ पाया। लकड़ी की तलवारें चारों ओर से हवा में उड़ रही थीं और उनके निरंतर हमले से आरव अभिभूत हो रहा था। लकड़ी की उड़ने वाली तलवारों पर रूट की महारत बिल्कुल अलग स्तर की थी, जिससे आरव को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह अनगिनत तलवार विशेषज्ञों का सामना कर रहा हो। अगर रक्तचंद्र के दौरान कई दुश्मनों से लड़ने का उनका अनुभव और स्वॉर्ड सेंट के स्वॉर्ड मास्टरी स्किल और उनके खुद के ब्लेड मास्टरी स्किल का उपयोग न होता तो वे कई चोटों से ग्रस्त हो जाते। ओर्क सरदार ने अपने दांत भींच लिए और समझ गया कि अगर उसे आरव को सबसे पहले खत्म करने वाले रूट के खिलाफ मौका पाना है तो उसे गोलेमों को गंभीरता से लेना होगा और उन्हें खत्म करना होगा। और ऐसा करते समय वह अपने नेचर लूटियर पावर स्टोन्स को पुनः प्राप्त कर लेता है। शक्ति पत्थरों को पुनः प्राप्त करने का उनका दृढ़ संकल्प इस ज्ञान से उपजा था कि एक बार जब आरव के समूह को शक्ति पत्थरों का इतना विशाल भंडार मिल जाएगा तो अन्य मानव जादूगर इसका पूरा फायदा उठाएंगे और वे जल्द ही उन खानों की तलाश में उस क्षेत्र की ओर उमड़ पड़ेंगे जहां इतनी बड़ी मात्रा में खानों का खनन हुआ है। ओर्क सरदार जानता था कि अगर ऐसा कभी हुआ तो वह खदान को अपने पास नहीं रख पाएगा, क्योंकि मध्य स्तर के गांवों को भी पता चल जाएगा कि वह इतने मूल्यवान संसाधनों का भंडारण कर रहा है। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह अभी तक एक मध्यम स्तर के गांव के शक्तिशाली समूहों का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए उसके पास आरव के समूह को खत्म करने और सभी सबूतों को मिटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वह रूट को भी मारना पसंद करता, लेकिन वह जानता था कि उसके पास केवल 100 भेड़िए या सवार ओर्क्स होने के कारण यह असंभव था। अगर उसके और रूट के बीच पूरी तरह से लड़ाई छिड़ जाती तो परिणाम स्पष्ट था, क्योंकि उसकी हार निश्चित थी। इसलिए जब तक उसके पास अपनी पूरी सेना नहीं थी तब तक उसे जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से खुद को रोकना पड़ा। लेगियन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए ओर्क सरदार को एहसास हुआ कि वह हिल नहीं सकता। जब उसने नीचे देखा तो उसे पता चला कि उसके पैर बर्फ में जकड़े हुए थे। हालांकि उसे कोई ठंडक महसूस नहीं हुई, जो उसे अजीब लगी। पहली चेतावनी, हमसे लड़ते समय कभी नीचे मत देखो। लेगियन की आवाज उसके कानों में गूंजी और उसने अपने लेजर भाले से आगे की ओर वार किया, जिससे एक तेज रोशनी निकली जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को नष्ट करने में सक्षम थी। लेस देन निम्न स्तरीय मंत्र उत्पत्ति भाला ग्रेटर देन। ओर्क सरदार ने जोर से दहाड़ लगाए और ची का उपयोग करके ध्वनि तरंगें उत्पन्न की जो लेगियन की ओर बढ़ी। साथ ही साथ उसके पैरों को ची से घेरकर टाइटन द्वारा उस पर लगाए गए अस्थायी बंधन से मुक्त हो गया। अपनी विशाल युद्ध कुल्हाड़ी को घुमाने का प्रयास करते समय लेगियन के कंधे से दागे गए एक मिसाइल हमले से ओर्क सरदार की लय बाधित हो गई, जिससे वह क्षण भर के लिए रुक गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए लेगियन कवच में गहराई तक घुसने में कामयाब रहा, लेकिन त्वचा को भेदने में असमर्थ रहा, क्योंकि ओर्क सरदार ने अपने दाहिने हाथ से भाले को कसकर पकड़ रखा था, जिससे उसकी प्रगति रुक गई। ओर्क सरदार का हाथ खून से लथपथ था और भाले पर उसकी पकड़ से गर्मी निकल रही थी।
लेगियन ने उसे वापस खींचने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। तभी उसे सीने पर जोरदार लात पड़ी जिससे वह विपरीत दिशा में जा गिरा। परिणाम देखकर ओर्क सरदार ने गुस्से में नाक सिकुड़ी। वह इस बात से हैरान था कि गोलेम ने इतनी गंभीर चोट कैसे पहुंचाई थी और अब उसे इतनी आसानी से कैसे मार गिराया गया। वह इसके पीछे का कारण समझ नहीं सका, इसलिए उसने इसे लड़ाई के तीव्र दबाव के कारण हुई एक मामूली सफलता मान लिया। उसे इस बात का पता नहीं था कि लेजर भाले ने लीजन के हमले की मारक क्षमता को बढ़ा दिया था और परिणामस्वरूप जब उसे हवा में उछाला गया तो वह भाला उसके हाथ से जबरदस्ती छीन लिया गया। वह भाले द्वारा दिए जाने वाले कुछ अतिरिक्त लाभों से वंचित रह गया। अनजाने में भाले को एक तरफ फेंकते हुए ओर्क सरदार ने महसूस किया कि टाइटन की ठंडी बांह उसकी कमर के चारों ओर लिपट गई, जिससे उसे ठंडक का एहसास हुआ। टाइटन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ओर्क सरदार को उठाने और उसे सुप्लेक्स देने की कोशिश की, लेकिन ओर्क सरदार ने अपनी ची ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपना वजन बढ़ा लिया और टाइटन की योजना को नाकाम कर दिया। उसने अपना सिर जोर से पीछे की ओर धकेला। इस प्रक्रिया में टाइटन को सिर से टक्कर मारी, फिर तेजी से मुड़कर अपनी युद्ध कुल्हाड़ी से उस पर वार किया। इसके जवाब में टाइटन ने तुरंत एक विशाल बर्फ की ढाल बनाकर हमले को रोक दिया। अपने हमले को एक बार फिर रोके जाने से क्रोधित होकर ओर्क सरदार ने अपनी कुल्हाड़ी से बर्फ की ढाल पर तब तक बेरहमी से प्रहार किया जब तक कि वह चकनाचूर नहीं हो गई। novelfire.com पर विशेष कहानियां खोजें। ढाल के टूटने का फायदा उठाते हुए उसने एक जोरदार प्रहार से टाइटन को पीछे की ओर धकेल दिया और फिर दूसरा हमला किया। इस बार टाइटन का केवल बायां हाथ ही बचाव के लिए बचा था, क्योंकि ओर्क सरदार ने अपनी कुल्हाड़ी से उसे साफ साफ काट दिया। अपनी भुजाएं कट जाने के बावजूद टाइटन ने दर्द या भावनाओं का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था और उसकी आंखों में एक स्थिर चमक थी जब उसने बड़ी ताकत से ओर्क सरदार को सिर से टक्कर मारी। सरदार लड़खड़ाकर पीछे हट गया और जैसे ही उसने संभलाया उसे आसन खतरे का एहसास हो गया। उसने सहज रूप से अपना सिर बाईं ओर झुकाया और बाल बाल लेगियन के लेजर भाले से बच गया जो उसके सिर के पास से तेजी से गुजरा। ध तेरे की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। आह! ओर्क सरदार ने लीजन को अपनी धमकियां देना जारी रखा, लेकिन ठीक उसी क्षण उसे अपनी छाती में तेज दर्द महसूस हुआ। सौभाग्य से उसने उस क्षेत्र को तुरंत ची से मजबूत कर लिया और दर्द के कारण को नियंत्रित करने में कामयाब रहा। अन्यथा अब तक यह उसके दिल को छलनी कर चुका होता। उसने टाइटन को घूर कर देखा, जिसने अपने दाहिने हाथ को एक बड़े भाले में बदल दिया था और उस जगह पर छेद कर दिया था जहां लेगियन द्वारा उसके कवच को पहले तोड़ा गया था। इतने समय तक सरदार ने दोनों गोलेमों को कम करके आंका था, यह महसूस करने में विफल रहा कि वे शुरू से ही उससे हराने की साजिश रच रहे थे, भले ही इसका मतलब इस प्रक्रिया में खुद को बलिदान करना हो। तुम थोड़ा। ओर्क सरदार गुर्राया, टाइटन के रूपांतरित हाथ को कसकर पकड़ लिया और अपनी कुल्हाड़ी उठाई, जिसका इरादा टाइटन के दूसरे हाथ पर वार करके उसे काट देना था। हालांकि टाइटन ने गुस्से में गुर्राया और मामले को अपने हाथ में ले लिया। टकराना। टाइटन ने अपने हाथ को आत्मविनाश कर दिया, जिससे एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ और वे दोनों हवा में उड़ गए। सौभाग्य से लेजियन जो पहले से तैयार था, उसने अपनी पीठ के पीछे लगे जेट बूस्टर का उपयोग करके टाइटन को तुरंत पकड़ लिया। अब टाइटन के दोनों हाथ कट चुके थे, लेकिन कम से कम वह लेजियन की पकड़ में सुरक्षित था। जैसे ही उन्हें लगा कि उनकी समस्याएं हल हो गई हैं, तभी बर्फीले कोहरे के घने बादल से एक बुरी तरह घायल ओर्क सरदार बाहर निकला। अब उसका कवच और भी अधिक क्षतिग्रस्त प्रतीत हो रहा था और उसकी बाईं भुजा का कुछ हिस्सा बर्फ में जम गया था, जिससे उसकी हरकतें बाधित हो रही थीं। हालांकि क्रोध और अविश्वास से प्रेरित होकर वह आगे बढ़ता रहा। वह इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि खुद एक टियर 4 ओर्क होते हुए भी टियर 2 गोलेमों के एक समूह द्वारा उसे इस तरह की स्थिति में कैसे पहुंचाया जा सकता है। उसने अपने दाहिने हाथ से कुल्हाड़ी को ऊपर उठाया, उसकी मांसपेशियां फड़क रही थीं और शरीर पर बने जनजातीय टैटू अपनी आदिम महिमा में प्रकट हो रहे थे, जैसे ही वह अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। इसी बीच टाइटन को अपने कंधे पर उठाए हुए लेगियन ने अपना बायां हाथ सरदार के चेहरे की ओर बढ़ाया। तुम तो बिल्कुल अनुमान लगाने योग्य हो, लेगियन ने ताना मारा। विशेष क्षमता बीम स्ट्राइक। माना से परिवर्तित ऊर्जा की एक तीव्र किरण सीधे ओर्क सरदार की ओर बढ़ी, जिसने हमले को रोकने के प्रयास में अपनी कुल्हाड़ी चलाई। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी जब उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्नत तकनीकी हमलों को आसानी से रोका नहीं जा सकता। इस प्रहार से कुल्हाड़ी चकनाचूर हो गई, लेकिन सौभाग्य से हमले में किसी की जान नहीं गई। लेकिन तेज रोशनी की चमक ने कुछ सेकंड के लिए मुखिया की आंखों को चौंधिया दिया।
जब उसकी दृष्टि वापस आई तो उसने खुद को 10 मध्यम आकार के मकड़ी जैसे गोलमों से घिरा पाया। उनकी उपस्थिति मात्र से ही उसके मन में एक अशुभ अनुभूति उत्पन्न हो गई। लेगियन द्वारा बिछाया गया जाल तेजी से विकसित हो गया, जिससे प्रमुख अप्रत्याशित रूप से फंस गया। ये स्पष्ट हो गया कि लेगियन ने आरव के साथ आगे बढ़ने का फैसला करने से पहले विफलता की संभावना सहित हर संभावित परिणाम का विश्लेषण किया था। उन्होंने मुखिया को ठीक उसी जगह पर फंसा लिया था जहां वे उसे चाहते थे, जिससे उनकी दूसरी योजना की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। विशेष क्षमता मिनियन विस्फोट। मधुमक्खी के छत्ते की रानी ने अपना जादू चलाया और मकड़ियों ने चीखने चिल्लाने की आवाजें निकाली क्योंकि उनके शरीर बड़े हो गए और फिर फट गए, जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ। कान फाड़ देने वाला शोर पूरे इलाके में गूंज उठा, यहां तक कि शहर के द्वारों पर तैनात पहरेदारों तक भी पहुंच गया। पूरा इलाका रेत के बवंडर में घिर गया, जिससे पूरा दृश्य धुंध से ढक गया। इसका कारण आरव, नाइट और अवनी थे, क्योंकि केवल उन्हीं के पास पृथ्वी तत्व था। दुश्मन की सेना को रोकने वाली पत्थर की दीवार की देखरेख करते करते अवनी थक चुकी थी। अवनी को एहसास हुआ कि अवरोध टूटने की कगार पर है, इसलिए उसने जुड़वा बच्चों को पीछे हटने की चेतावनी दी और खुद आरव की मदद करने लगी। उनका काम उस संकरे रास्ते से निकलने वाले किसी भी और क्या वनस्पति रूपी जीव को खत्म करना था। उनकी टियर 4 शक्तियों के साथ यह एक सहज कार्य साबित हुआ, खासकर इसलिए क्योंकि उन्हें एक साथ सैकड़ों दुश्मनों का सामना नहीं करना पड़ रहा था। सामान्य तौर पर जेम्स भी उन्हें शामिल कर लेता ताकि निष्कासन प्रक्रिया को गति दी जा सके। हालांकि अब वह अवनी को माना प्रदान करने के लिए जिम्मेदार था, जिसने युद्ध में नियंत्रक की भूमिका संभाली थी, ठीक उसी तरह जैसे कबीले के लिए महान बुजुर्ग करते हैं। जब धमाके की आवाज सुनाई दी तब तक वे आरव की पहले से दी गई चेतावनी के कारण पूरी गति से दौड़ रहे थे, जिन्होंने ओनी का उपयोग करके सीधे उनके दिमाग में संदेश भेजे थे। आरव को पता चला कि ओनी के पास दूसरों के साथ टेलीपैथिक रूप से संवाद करने की अनूठी क्षमता है। केवल आरव, अवनी और नाइट ही पीछे रह गए थे। उन्हें तत्वों को उत्तेजित करना और उनमें हेरफेर करना अपेक्षाकृत आसान लगा, खासकर इसलिए क्योंकि हवा में मौजूद पृथ्वी की ऊर्जा पहले से ही जंगलीपन से भरी हुई थी। पृथ्वी के चारों ओर घूम रही अनियंत्रित ऊर्जाओं के साथ अपनी माना शक्ति को सिंक्रोनाइज करके वे एक रेत के तूफान को उत्पन्न करने में सक्षम थे। सौभाग्य से उन्होंने जिस जादू का इस्तेमाल किया वह मध्यम स्तर का था, जो अपनी सीमा के आसपास के सभी लोगों को प्रभावित कर सकता था। आमतौर पर इस तरह का कारनामा करने के लिए सैकड़ों निम्न श्रेणी के जादूगरों के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता होगी, क्योंकि आरव ने लांस्ड परिवार की कमान संभालते समय भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की थी। हालांकि आरव और उसके कबीले के लोगों को हाइव क्वीन की संतान के कारण हुए पिछले विस्फोट से उत्पन्न अस्थिरता का फायदा मिला। वे जीव उन मृत ऑर्क्स और वुड वोर्ड्स के शवों से अवशिष्ट माना ऊर्जा को सोख रहे थे, जिन्हें जुड़वा भाई बहन ग्रेस और गैब्रियल ने मार डाला था। इससे आरव और उसके कबीले के सदस्यों को भयानक विस्फोट करने के लिए पर्याप्त माना शक्ति प्राप्त हो गई। रेत के तूफान को सफलतापूर्वक उत्पन्न करने के बाद आरव, अवनी और नाइट दौड़ने लगे और कभी कभी अपनी गति में सहायता के लिए पृथ्वी तत्व का उपयोग करते रहे। एक समय पर आरव ने नाइट से उन्हें तेजी से आगे ले जाने के लिए छाया तत्व का उपयोग करने के लिए कहने पर विचार किया। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि हवा में मौजूद अप्रत्याशित पृथ्वी ऊर्जाएं एक बार सक्रिय होने के बाद किसी भी अन्य तत्व को बेअसर कर देती हैं। इसलिए उनके पास या तो अपनी शारीरिक क्षमताओं पर भरोसा करने या सहायता के लिए पृथ्वी तत्व का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंततः आरव को रुकना पड़ा और अवनी को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाना पड़ा, क्योंकि वह शायद उन सब में सबसे धीमी थी और अपनी 100 से अधिक की ताकत के साथ वह उसे उठाने में सक्षम था और साथ ही साथ खुद भी सहन कर सकता था। वे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे क्योंकि रेत का तूफान उस सेना को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था जो पहले उनका पीछा कर रही थी। विस्फोट होने से ठीक पहले आरव की गतिविधियों को देख लेने के कारण रूट किसी तरह रेत के तूफान की चपेट में आने से बचने में कामयाब रहा था। हालांकि पौधों की उसकी नवगठित सेना भी इस अराजकता से अछूती नहीं रही। कुछ वनस्पति सैनिक बलपूर्वक आकाश में उछल गए और एक अलग क्षेत्र में जा गिरे। उनमें से कुछ ही गिरने से बच पाए, जबकि अधिकांश ऑर्क्स को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उनके द्वारा सांस के साथ अंदर ली गई अत्यधिक मात्रा में रेत के कारण उनकी सांस लेने में बाधा उत्पन्न हो रही थी। कई ऑक्सीजन की कमी के कारण दम तोड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। जो लोग रेत के तूफान में बच गए, उन्होंने तुरंत अपना ध्यान अपने सरदार के घायल शरीर की ओर मोड़ा और उसे उठाकर ले गए।
उन्होंने आरव के समूह का पीछा करना छोड़ दिया, यह महसूस करते हुए कि उनका मुखिया अभी भी जीवन के एक धुंधले धागे से चिपका हुआ है। आरव और सरदार के जीवित रहने के दृढ़ संकल्प को देखकर आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसका इरादा उसे मारने का था और उसने सारी योजना बना रखी थी ताकि भविष्य में नेचर लो पावर माइन से खनन करने की स्थिति में वह खुद को किसी भी संभावित समस्या से बचा सके। लेकिन चौथे स्तर के ओर्क की सहनशक्ति वास्तव में उल्लेखनीय थी। भयंकर रेत के तूफान से आगे बढ़ने में असमर्थ रूट ने अपने दांत भींचे और पीछे हटने का आदेश दिया। वह पहले ही अनगिनत पौधों के सैनिकों को खो चुका था और इस लड़ाई में और अधिक सैनिकों को खोने से उसकी विश्वसनीयता कम हो जाएगी और भविष्य में आसानी से अपनी सेनाओं को एकत्रित करना संभव नहीं होगा, और यह उसकी इच्छा भी नहीं थी। रूट के मन में आरव के प्रति गहरी दुश्मनी थी और उसने दोबारा मिलने पर उससे बदला लेने की योजना बनाई थी। हालांकि उसने कोई भी कार्रवाई करने से पहले अपनी वास्तविक टीएच-6 शक्ति को पुनः प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया था। योजक चिन्ह। इसी बीच शहर के द्वार पर तैनात छठे स्तर का कप्तान जादूगर घटनाक्रम को देखकर स्तब्ध रह गया। ये लड़ाई उल्लेखनीय संगठन के साथ आगे बढ़ी, जिससे आरव और उसके साथियों को पहरेदारों की सहायता के बिना दूसरी आयामी प्राणी सेना का पीछा करने की अनुमति मिली। आरव और उनके समूह द्वारा प्रदर्शित समन्वय के स्तर को देखना वाकई आश्चर्यजनक था। ऐसा लग रहा था मानो वह एक युवा और कुशल सेनापति को अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए देख रहा हो। सौभाग्यवश शहर के द्वार तक पहुंचने के दौरान आरव और उसके साथियों को आगे कोई बाधा नहीं मिली। अराजकता शांत होने के बाद वे द्वार पर फिर से एकत्रित हुए और एक साथ शहर में प्रवेश कर गए। शहर के द्वार पर पहुंचते ही आरव ने बिना समय बर्बाद किए अपने सभी गोलेमों को वापस बुला लिया। टाइटन को इतनी क्षतिग्रस्त अवस्था में देखकर आरव का दिल दुख से भर गया, क्योंकि टाइटन निस्संदेह उसका सबसे शक्तिशाली गोलेम था। पिछले कुछ दिनों से आरव को अपने से अधिक शक्तिशाली विरोधियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि यही रसातल लोक का खतरा था जिसने टाइटन को कई बार खुद को बलिदान करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि आरव के अन्य गोलेम में से कोई भी उस काम को नहीं संभाल सकता था। इससे टाइटन की प्रगति में काफी बाधा आई थी और आरव को यह महसूस होने लगा था कि अब तक प्राप्त अनुभव के आधार पर इसे तीसरे स्तर के गोलेम का दर्जा प्राप्त कर लेना चाहिए था, लेकिन सभी मरम्मत कार्यों के कारण ये थोड़ा पीछे रह गया था, जिससे इसकी प्रगति प्रभावित हुई थी। लेकिन फिर भी टाइटन हमेशा बिना किसी झिझक के आगे बढ़ता था और जब भी कोई खतरा मंडराता था वह आरव की भरोसेमंद ढाल के रूप में काम करता था। अविनाश ने आरव के कंधों पर हाथ रखा, उसकी चिंता के भार को भांपते हुए। भले ही दूसरे लोग यह न बता पा रहे हों कि आरव के साथ क्या हो रहा है, लेकिन वह और आथा आरव के साथ सबसे लंबे समय तक रहे थे और जानते थे कि वह उदास क्यों महसूस कर रहा है। चिंता मत करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम टाइटन को पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बना दोगे। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इसे फिर से इस तरह के बलिदान के दौर से गुजरना पड़ेगा। पास ही खड़े आथा ने आरव को आश्वस्त किया। आज हमने जो कुछ हासिल किया है उससे हम सभी को तीसरे स्तर के जादूगर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए पर्याप्त धन मिल जाना चाहिए और कुछ दिनों तक राजाओं की तरह जीवन व्यतीत करने के बाद हम उसके मुंह के खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आथा ने बोलना जारी रखा और अविनाश ने सहमति में अपना सिर हिलाया। उनके प्रोत्साहन भरे शब्दों ने आरव का मनोबल बढ़ाया और अंततः वे मानव नगरी के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। सेंटरियों ने घोषणा का बिगुल बजाया, जिससे नीचे मौजूद सैनिकों को उनके प्रवेश के लिए द्वार खोलने का संकेत मिला। जैसे ही उन्होंने शहर में कदम रखा, जेम्स के समूह का वह जादूगर जिसके शब्द अक्सर उन पर बुरा असर डालते थे, घुटनों के बल गिर पड़ा और जमीन को चूमने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बच गया, मुझे पूरे 1 महीने तक कहीं जाना नहीं पड़ेगा, जादूगर ने राहत भरी आवाज में कहा। यहां तक कि विक्सी और जेम्स भी स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त दिखाई दिए और वे इस बात पर सवाल उठा रहे थे कि क्या रसातल लोक के बारे में उनका ज्ञान वास्तव में अद्यतन है। जब से उन्होंने अगाध क्षेत्र में प्रवेश करना शुरू किया था, तब से उनका पीछा किया जा रहा था और वे लड़ाइयों में उलझे हुए थे। लेकिन आरव और उसके समूह के साथ अपने पिछले 2 रोमांचक कारनामों में उन्होंने जिस एड्रेनालाइन रश, उत्साह और भय का अनुभव किया था, उसकी तुलना में इनमें से कुछ भी नहीं था, क्योंकि गॉर्डन परिवार के साथ जाने पर दोनों बार उनका जमकर पीछा किया गया था। विक्सी ने उन दोनों की ओर देखा जो खुशी खुशी बातें कर रहे थे, जिनमें आथा की आवाज सबसे तेज थी, मानो वे कुछ ही क्षण पहले मौत से बाल बाल नहीं बचे हों। इस दृश्य को देखकर विक्सी ने हार मानकर अपना सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि वह गॉर्डन परिवार के लोगों के दिमाग की कार्यप्रणाली को कभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाएगी।
उन्हें ये समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि उनके आसपास मौजूद गार्ड उन्हें सम्मान भरी नजरों से देख रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनकी पूजा की जा रही हो। शहर के द्वार के पास मौजूद कुछ जादूगर भी आरव के समूह को श्रद्धापूर्वक देख रहे थे। उस जोरदार धमाके की आवाज सभी ने सुनी थी और लोगों ने सुना था कि कैसे जादूगरों की इस छोटी सी टुकड़ी ने ओक और वनस्पति जीवों के एक विशाल झुंड को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया था। ऐसी उपलब्धि को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। इतने छोटे समूह का 600 से अधिक सैनिकों की सेना का सामना करना और बिना किसी नुकसान के बच निकलना अभूतपूर्व था। उनके कार्यों ने उन्हें छोटी मोटी हस्तियों का दर्जा दिला दिया था। गार्डों ने सम्मान दिखाते हुए उनकी ओर सलाम किया और यहाँ तक कि विक्सी भी इस सम्मान को देखकर शर्मा गई और कुछ क्षणों के लिए गॉर्डन परिवार से जुड़ी किसी भी चीज से दूर रहने के अपने संकल्प को भूल गई। ल्यूकस ब्लेड अपनी आत्मसंतुष्टि को छिपा नहीं सका क्योंकि वह मिल रहे ध्यान का आनंद ले रहा था। जैसे ही उन्हें गार्डों ने घेरना शुरू किया, एक अधेड़ उम्र का आदमी उनके पास आया और सीधे आरव की ओर बढ़ गया। कैप्टन, आप सभी से बात करना चाहते हैं। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो कृपया मेरे साथ उनके कमरे में चलें, उस व्यक्ति ने आरव से कहा। बिना किसी झिझक के आरव और उसके साथी उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पीछे पीछे एक सैन्य शैली की इमारत में चले गए। अंदर उन्होंने एक और आदमी को उनकी ओर पीठ करके खड़े देखा, जो अपने सामने दीवार पर लगे एक बड़े नक्शे का अध्ययन करते हुए गहरी सोच में डूबा हुआ था। मैं इन्हें ले आया हूं, कैप्टन कैडेन। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं अब चलता हूं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सामने खड़े व्यक्ति की ओर झुकते हुए कहा। कप्तान ने बस हाथ हिलाकर अपने गाइड के जाने का संकेत दिया, जो चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया मानो शोर न मचाने से डर रहा हो। कप्तान ने अपनी स्थिति से पीछे मुड़कर नहीं देखा और न ही आरव और उसके साथियों को संबोधित किया, बल्कि अपना ध्यान मानचित्र पर केंद्रित रखा। आरव अधीर हो गया, उस आदमी के उनकी उपस्थिति को स्वीकार करने का इंतजार करते हुए। जैसे ही वह कुछ बोलने ही वाला था, उस आदमी की गहरी और खतरनाक आवाज कमरे में गूंज उठी, जिससे आरव चौंक गया। novelfire.com पर रोमांचक अनुभव खोजें। आज आपने जिस साहस का प्रदर्शन किया उस पर मुझे गर्व है। मैंने अभिलेखागार में आपकी फाइल तक पहुंचने की कोशिश भी की, लेकिन मुझे अनुमति नहीं दी गई। बाद में मुझे पता चला कि तुम अकादमी के पागल आदमी के छात्र हो और तब ये बात स्पष्ट हो गई कि तुम मुझे इतने परिचित क्यों लग रहे थे, कप्तान ने कहा। क्योंकि केवल वही पागल जादूगर इतने कम जादूगरों के समूह के साथ एक सेना को रोकने का प्रयास करेगा। तो बताओ, तुमने ऐसा क्या किया है कि दो अलग अलग जातियों का गुस्सा तुम पर इतना भड़क गया है कि उन्होंने तुम्हारे पीछे सैकड़ों जादूगर भेज दिए, कप्तान ने पूछा। और झूठ बोलने की हिम्मत मत करना। मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे दोस्त के पास अभी भी नेचर पावर स्टोन्स से भरा थैला है, कप्तान ने कहा, जिससे आरव कांप उठा। हालांकि उसे पूरी तरह से आश्चर्य नहीं हुआ। जिस बात ने उसे चौंका दिया वह थी कप्तान की आंख को देख लेने की क्षमता, जो नेचर लो पावर पत्थरों से भरी एक बड़ी बोरी छिपा रहा था। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी शक्ति से ढकने के उनके संयुक्त प्रयासों के बावजूद कप्तान ने उनके दिखावे को भांप लिया। खैर, ये थोड़ी लंबी कहानी है। क्या आप बाद में इस पर चर्चा करना चाहेंगे? आथा ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा। मेरे पास समय है। अगर आप मुझे वो सब कुछ बताने में दिलचस्पी नहीं रखते जो मैं जानना चाहता हूं, तो तैयार रहें कि मुझे खुद ही इसका पता लगाना पड़ेगा, कप्तान ने धमकी दी, जिससे आथा ने अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर दिया। उन्हें पहले से ही संदेह था कि कप्तान को उनके द्वारा खोजी गई बारूदी सुरंग के बारे में पता था, लेकिन उनकी दूरदर्शिता और मुठभेड़ से महत्वपूर्ण जानकारी को एक साथ जोड़ने की क्षमता ने उन्हें उनके प्रति और भी सतर्क कर दिया। धिक्कार है उस आदमी पर। वे सब धर्मात्मा जादूगरों की तरह इतराते फिरते हैं, लेकिन वे सब आम लोगों की तरह ही लालच से भरे हुए कमीने हैं। वे उन वर्दी के पीछे क्यों छुपते हैं? आथा गुस्से से उबल रहा था, उसका गुस्सा उसे पूरी तरह से जकड़ रहा था। उन्हें अभी अभी उस कप्तान ने बर्खास्त किया था जिसने उन्हें बुलाया था और जो उस विंग के लिए जिम्मेदार था जो शहर के गेट के पास था जहां से वे आए थे। novelfire.com पर आपकी यात्रा जारी है। कैप्टन ने नेचर लो पावर माइन के बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी को सावधानीपूर्वक इकट्ठा किया था, यहां तक कि उन्होंने खदान के तत्कालीन मालिक की पहचान भी उनसे उजागर कर ली थी। जब उसे तसल्ली हो गई तो उसने आरव और उसके गिरोह को अपने कमरे से बाहर जाने का इशारा किया, बिना उनकी ओर देखे। जैसे ही उसने हाथ से इशारा किया, हवा का एक तेज झोंका उन सभी को कमरे से बाहर फेंक दिया। इससे आथा का गुस्सा और भी बढ़ गया। उन्हें कप्तान का चेहरा देखने का भी मौका नहीं मिला था, और जब ओर्क सेना और वनस्पतियों द्वारा उनका पीछा किया जा रहा था
तब उसने स्पष्ट रूप से उनकी मदद नहीं की थी। इससे उनके बारे में लोगों की पहले से ही नकारात्मक धारणा और भी खराब हो गई। काश मैं उसका गला घोंट देता। आह! आथा चिल्लाया, लेकिन आरव ने तुरंत उसका मुंह ढक लिया। क्या तुम हमें मरवाना चाहते हो? हम अभी भी उसके संरक्षण में हैं, वह व्यावहारिक रूप से यहाँ के सभी गार्ड जादूगरों को नियंत्रित करता है। बस याद रखना, अगर वह हमारे पीछे आता है, तो हम एक दूसरे को नहीं जानते। आरव ने चेतावनी देते हुए उन्हें शस्त्रागार की ओर ले गया ताकि वे अपने द्वारा प्राप्त कुछ उपकरण वहां छोड़ सकें। सौभाग्य से वे कुछ निम्न स्तरीय प्रकृति के पत्थर हासिल करने में कामयाब रहे थे, लेकिन अवनी को अफसोस की एक टीस महसूस हुई जब उसने उन उपकरणों के बारे में सोचा जिन्हें वे पीछा किए जाने के कारण मारे गए लोगों से नहीं बचा पाए थे। शस्त्रागार से प्राप्त सीमित संसाधनों के साथ वे अंतरिक्ष मार्ग के वापसी पोर्टल की ओर बढ़ गए। जाने से पहले आरव ने आकाश में 2 सूर्यों को निहारने के लिए पीछे मुड़कर देखा और वातावरण में व्याप्त अत्यधिक मानव ऊर्जा को महसूस किया। ये जगह साधना के लिए एकदम सही है। काश कमरा किराए पर लेना इतना महंगा न होता तो हम सब यहीं रहकर साधना करते। आरव ने अपनी आवाज में थोड़ी उदासी के साथ बुदबुदाया। हाँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा दायरा खुल रहा है, मानो मैं उच्च स्तर 2 जादूगर दायरे में प्रवेश करने वाला हूँ। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए इन प्रकृति कम शक्ति वाले पत्थरों से थोड़ी सी मदद से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम एक बार फिर से आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। आथा ने आत्मविश्वास से कहा, जिससे नाइट ने ईर्ष्या भरी नजरों से उसकी ओर देखा। हालांकि आरव द्वारा बनाए गए अंतिम आध्यात्मिक उपकरण को प्राप्त करने का अधिकार उसे ही मिला था, लेकिन यह निर्विवाद था कि इसके बिना भी वह आथा की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता था, क्योंकि वह अभी भी मध्य स्तर का 2 जादूगर था। उसने मन ही मन ये वादा किया कि उनके लौटने पर वह भी कोई न कोई सफलता हासिल करने का प्रयास करेगा। बेशक वापस लौटने के बाद हम सभी के पास बड़ी उपलब्धियां हासिल करने का अवसर है, लेकिन पहले आपको अपने अपने क्षेत्रों को मजबूत करना चाहिए। मुझे आप सभी को ये याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि हमने अभी हाल ही में सफलता प्राप्त की है और निरंतर तीव्र प्रगति हमारी नींव पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अवनी ने भी अपनी बात रखी और समूह को अभिभावकों की सलाह देने की कोशिश की। उदाहरण के लिए आरव को देखिए। मुझे यकीन है कि वह एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है, लेकिन उसने अभी तक खुद को रोक रखा है, तत्काल सत्ता पाने की लालसा को खुद पर हावी नहीं होने दिया है। वह मध्य स्तर पर बना हुआ है और उसकी आभा लगातार मजबूत होती जा रही है। इसलिए मुझे लगता है कि आप सभी के लिए यह पर्याप्त सलाह है, उसने आगे कहा। अवनी की बातों से आरव को शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि वह जानता था कि उसके सफल न होने का कारण केवल पर्याप्त अनुभव अंक न होना था। अगर आज उसे ऑकस को मारने के लिए ये अनुभव अंक मिले होते तो वह पहले ही अगले स्तर पर पहुंच गया होता, लेकिन चूंकि वह कई लोगों के साथ एक पार्टी सिस्टम में था, इसलिए अनुभव अंक काफी हद तक साझा हो गए। और जहां तक उसकी बढ़ती शक्तियों की बात है, वे उसके उपकरणों, रक्त इरादे पर उसके नियंत्रण, उसकी मानसिक विशेषताओं के जागृत होने और इस तथ्य का परिणाम थी कि उसके पास 100 से अधिक शक्ति स्टेट पॉइंट थे, और कुछ नहीं। उसने घबराकर अपना सिर खुजाया और समूह के बाकी लोगों से अपनी निगाहें हटा ली। आथा की तीखी निगाहों को महसूस करते हुए वह ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आरव ऐसा क्या कर रहा था कि अवनी उसे लगातार तारीफें दे रही थी, जबकि उसे बदले में सिर्फ थप्पड़ ही मिल रहे थे। आरव दूसरे आयाम से संतुष्ट होकर निकला, भले ही वह हासिल नहीं कर पाया था जो उसने करने का ठान लिया था, अन्य जानवरों को मारकर यह पता लगाना कि क्या वे समूह के लाभ के लिए नए आध्यात्मिक उपकरण बनाने के लिए सामग्री के रूप में काम आ सकते हैं। क्योंकि वे दिव्य वृक्ष के शासन के अंतर्गत आने वाले उन क्षेत्रों से बच रहे थे जिनका भेड़िए शिकार करते हैं। लेकिन वे खदान में चोरी करने के अपने मिशन में इतने मग्न हो गए कि आरव अपने दूसरे मिशन यानी ऑकस को मारकर आगे बढ़ने के मिशन को भूल गया। हालांकि नेचर पावर स्टोन्स की नई आमद के साथ अब उनके पास इसे पूरा करने का एक साधन था। योजक चिन्ह। जैसे ही आरव और उसके गिरोह ने दूसरे आयाम से बाहर निकलने का रास्ता बनाया, कप्तान, जिसने उनसे प्राकृतिक खदान के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, योजना बनाने में व्यस्त था। वह खदान पर कब्जा करने और अकादमी के नाम पर उस पर अपना अधिकार जताने के लिए दृढ़ संकल्पित था। ऐसा करके उसे उम्मीद थी कि वह पुण्य अर्जित करेगा और महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करेगा, जिससे उसकी पदोन्नति आसान हो जाएगी और उसे उन कृषि संसाधनों तक पहुंच प्राप्त हो सकेगी जो उसके पास अभी नहीं है। ये जानते हुए कि वह सीधे अंदर जाकर काम पूरा नहीं कर सकता था, क्योंकि खदान एक और गांव के स्वामित्व में थी जिसका सबसे शक्तिशाली योद्धा चौथे स्तर का जीव था, वह परेशान महसूस कर रहा था।
छठे स्तर के जादूगर के रूप में प्रवेश करना या अत्यधिक संख्या में ऑक को मारना संभवतः मध्य स्तर के ऑक गांव का ध्यान और प्रतिशोध आकर्षित करेगा, जिसमें कुछ छठे स्तर के योद्धा थे जो उसे हराने में सक्षम थे। और वह स्पष्ट रूप से नहीं चाहता कि मध्य स्तर के किसी भी ओर्क गांव को खदान के बारे में तब तक पता चले जब तक कि वह अकादमी के नियंत्रण में न आ जाए। उसका समाधान ये था कि वह आरव के समूह द्वारा की गई डकैती के समान एक डकैती की योजना बनाए, लेकिन इस बार इसका नेतृत्व तीसरे स्तर के जादूगरों का एक समूह करेगा, जिसके शीर्ष पर चौथे स्तर का एक जादूगर होगा। उनका उद्देश्य सरल था, खदान पर कब्जा करने वाले किसी भी व्यक्ति को हटाना, क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए एक रक्षात्मक अवरोध स्थापित करना, और यह सुनिश्चित करना कि केवल अकादमी के विशेषज्ञ ही बड़े पैमाने पर ऊर्जा पत्थरों के निष्कर्षण के लिए खदान तक पहुंच सकें। इस तरह के प्रयास से अकादमी की संपत्ति में काफी वृद्धि होगी और कुछ स्थिरता भी आएगी, क्योंकि काफी समय से कोई नई खदान नहीं खोजी गई थी जो किसी मध्यम स्तर की शक्ति इकाई के नियंत्रण में न हो। कप्तान ने इस अभियान के लिए एक दस्ता इकट्ठा करने में जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और उपलब्ध सबसे शक्तिशाली जादूगरों को बुलाया, भले ही इसका मतलब शहर की सुरक्षा को कमजोर करना हो। इस मिशन में सफल होने पर मिलने वाले संभावित पुरस्कारों ने उसे इसमें शामिल जोखिमों के प्रति अंधा बना दिया था। हालांकि कप्तान अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देने से पहले ही किसी और ने खदान पर अपना मालिकाना हक जताने के लिए धावा बोल दिया था, और वह कोई और नहीं बल्कि रूट था। हालांकि रूट के लिए उस खदान का कोई महत्व नहीं था, लेकिन उसके इरादे कुछ और ही थे, क्योंकि इसके अधीनस्थों को खदान की ऊर्जा की आवश्यकता थी। इस विचार से कि ऊर्जा को अवशोषित करके उसकी सेना कितनी शक्तिशाली हो सकती है, रूट मदहोश हो गया। वह जानता था कि इस लाभ से कई और वनस्पति जीव उसके गुट में शामिल होने के लिए आकर्षित होंगे, इससे पहले कि वह अंततः इसकी पिछली ताकत को बहाल कर दे। आरव और उसके समूह के साथ पिछली मुठभेड़ में ओर्क सरदार को लगी गंभीर चोट का फायदा उठाते हुए रूट ने इस क्षण को खदान की रक्षा कर रहे शेष ओर्कों के खिलाफ हमला करने के लिए एक आदर्श अवसर के रूप में देखा। और इस तरह दूसरे आयाम में ओर्क्स और पौधों के बीच एक और छोटा युद्ध शुरू हो गया, जिससे उस क्षेत्र के आसपास के सभी लोग परेशान हो गए। अकादमी में लौटते ही आरव और उसके साथियों ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया, उन्होंने तुरंत ही लूट का माल दोनों समूहों के बीच बराबर बराबर बांट दिया। जेम्स ने ही पहले सुझाव दिया था कि आरव के प्रति जुड़वा बच्चों के व्यवहार को देखते हुए उन्हें कोई हिस्सा नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि जब आरव ने खुद उन्हें एक हिस्सा देने का फैसला किया तो जेम्स ने कोई आपत्ति नहीं जताई। जेम्स उनका हिस्सा रोककर अधिक लाभ कमा सकता था, लेकिन वह आरव का सम्मान करता था और ओर्क के पीछा करने के दौरान जुड़वा भाइयों के प्रयासों की सराहना करता था। उनकी टीम वर्क उनके जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण थी। जब आरव को यकीन हो गया कि सभी को उनका उचित हिस्सा मिल गया है, तो वे सभी अपने अपने रास्ते चले गए। आरव और उसके साथी तरुअस पीक की ओर वापस चल पड़े और एक दूसरे से पहले हाई टियर 2 मेज दायरे तक पहुंचने की होड़ में अपने कमरों की ओर तेजी से भागे। अविनाश ने उनके उत्साह को देखा और अपने साम्राज्य को मजबूत करने और दूसरे स्तर के जादूगर साम्राज्य के शिखर की ओर प्रगति करने की उम्मीद में उनके साथ शामिल हो गया, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो दूसरों पर उसकी बढ़त जल्द ही खत्म हो जाएगी और उसे आथके कभी ना खत्म होने वाले ताने सुनने पड़ेंगे। और हाई टियर 2 मेज दायरे में आथ से हुई मुलाकात ने अविनाश को और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। जब आरव ने देखा कि सभी लोग एकांत में साधना करने के लिए अपने अपने कमरों की ओर दौड़ रहे हैं, तो वह आह भरे बिना नहीं रह सका। इनमें इतना जोश और उत्साह किस बात का है? इन्होंने तो आज मेरे साथ अभ्यास भी नहीं किया। सेवन की आवाज सुनकर आरव चौंक गया। यह आवाज उसके बगल से आ रही थी। उसे अभी तक इस बात की आदत नहीं पड़ी थी कि सेवन बिना किसी का ध्यान खींचे उसके पास आ सकता है, भले ही उसकी मानसिक ऊर्जा की सीमा 10 मीटर हो। ऐसा प्रतीत होता था कि जब भी सेंटोर राजकुमार पास आता था तो उसकी जन्मजात मानसिक क्षमता निष्क्रिय हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि सेंटोर राजकुमार एक टियर 8 जीव था, जिसका अर्थ है कि उसने टियर 8 क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पहले ही कम से कम 200 मीटर चौड़ा एक क्षेत्र बना लिया था। आरव की मात्र 10 मीटर की पहचान सीमा की तुलना में इतना विशाल क्षेत्र, जो वास्तव में एक क्षेत्र भी नहीं था, दयनीय था। और जब कोई बहुत शक्तिशाली जीव अपने क्षेत्र के साथ आरव के पास आता तो वह पूरी तरह से शांत हो जाता और अपना काम करना बंद कर देता। यही कारण है कि उच्च श्रेणी के हत्यारों से खौफ होता था, क्योंकि उनके पास ऐसे कौशल होते थे जो उनके कार्यक्षेत्र को बढ़ाते थे, जिससे हत्या करना आसान हो जाता था। हमारी रसातल लोक की यात्रा फलदायी रही और अब वे सभी इसे जल्दी से आत्मसात करेंगे ताकि वे अगले व्यक्ति से पहले आगे बढ़ सकें।
ये परिवार के भीतर एक तरह की दोस्ताना प्रतियोगिता है, आरव ने समझाया, और जैसे जैसे वह बोलता गया उसकी शुरुआती घबराहट कम होती गई। आरव को एहसास हुआ कि सेंटोर ने उन्हें मारने का कोई इरादा कभी नहीं दिखाया था, लेकिन वह हमेशा उनके करीब ही रहता था। अगर आरव को अनुमान लगाना होता तो वो कहता कि सेंटोर राजकुमार बस ऊब गया था, और आरव और उसके साथी ही ऐसे थे जो साधना न करने के दौरान उसकी अकेलेपन की कमी को पूरा कर सकते थे। तरुण वापस लौट रही विभिन्न प्रकार की मानव शक्तियों को भांपते हुए आश्चर्यचकित रह गया। वह आरव और अपने बाकी शिष्यों को दोबारा दूसरी दुनिया में जाने की अनुमति देने के बारे में काफी संशय में था। हालांकि उन्होंने उन पर अंधविश्वास करने का फैसला किया था, लेकिन उन्हें पता चला कि वे एक दिन से भी कम समय में वापस लौट आए थे। अथाह खाई में प्रवेश करना और जब चाहे वापस आ जाना इतना आसान कब से हो गया? कहीं वे घूमने तो नहीं गए? नहीं, मैंने उसकी आंखों में देखा। ये स्पष्ट है कि वे कुछ हासिल करना चाहते थे। तो वे इतनी जल्दी वापस क्यों लौट आए? तरुण ने जोर से सोचते हुए उनकी त्वरित वापसी के कारण को समझने की कोशिश की। काफी देर तक विचार विमर्श करने के बाद भी वह इसे समझ नहीं पाया। हालांकि उन्हें पूरा यकीन था कि वे वास्तव में रसातल लोक में प्रवेश कर चुके थे, क्योंकि वे सभी तुरंत एकांत साधना में चले गए थे। novelfire.com पर विशेष कहानियों का अनुभव करें। वह इस बात से आश्चर्यचकित था कि उन सभी को कुछ न कुछ हासिल हुआ प्रतीत हो रहा था और वे अपनी क्षमताओं को लेकर आश्वस्त थे कि वे कोई न कोई सफलता हासिल कर लेंगे। तरुण की एकमात्र इच्छा शांति की थी, और उन्हें उम्मीद थी कि आरव और उसके गिरोह ने एबिस दायरे में जो कुछ भी किया उससे ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इगोर पीक के पास हुई घटना के बाद उन्हें पहले ही चेतावनी और कुछ प्रतिबंध मिल चुके थे, जिससे वे बहुत नाराज थे, क्योंकि वह इस बात को लेकर आश्वस्त था कि आरव को रसातल में फेंकने के लिए इगोर को दी गई सजा न्यायपूर्ण थी। 1 महीने के लिए नजरबंद रहना एक मामूली सजा लग रही थी, खासकर इसलिए क्योंकि इगोर पहले से ही दूसरे गुट की कृपा से एकांत में साधना कर रहा था। इगोर के लिए एकांत में 1 और महीना बिताना छुट्टी जैसा था। यही कारण था कि तरुण ने शुरू में ही मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला किया था, क्योंकि उसने अकादमी की न्याय प्रणाली पर से अपना विश्वास खो दिया था, जो उसे त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती थी। न्याय निर्णय देने के लिए जिम्मेदार वरिष्ठों ने अपनी निष्ठा दूसरे गुट की ओर बदल दी थी, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि मैड डॉग लंबे समय से स्कूल में नहीं था। तरुण को उम्मीद थी कि आरव ने उसके लिए हल करने के लिए एक और समस्या खड़ी नहीं की होगी। उसने गौर किया था कि आरव जहां भी जाता था, मुसीबत उसका पीछा करती थी, और यह सिर्फ छोटी मोटी मुसीबतें नहीं थीं, बल्कि ऐसे संघर्ष थे जो बड़े पैमाने पर युद्धों में तब्दील हो जाते थे। योजक चिन्ह। तरुण को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस समय उसकी चिंताएं कितनी सटीक साबित हो रही थीं। जब उनका पूरा चरम एकांत में था, तब आरव और उसके गिरोह के फिर से रसातल लोक में प्रवेश करने की खबर अकादमी में फैल गई थी। यदि पहली प्रविष्टि जबरन कराई गई थी, तो ये स्पष्ट था कि दूसरी प्रविष्टि प्रत्येक सदस्य का स्वैच्छिक निर्णय था। उन्होंने न केवल रसातल में कदम रखा था, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें प्रवेश करने का सपना भी अधिकांश प्रथम वर्ष के छात्रों ने नहीं देखा था, बल्कि वे उस क्षेत्र के एक हिस्से को पूरी तरह से उलट-पुलट करने में भी कामयाब रहे थे। कुछ घंटों बाद ही अकादमी को खबर मिली कि एक और गांव और पौधों की सेना का एक समूह, जो आरव और उसके समूह का पीछा कर रहे थे, अचानक एक दूसरे के खिलाफ हो गए और एक प्राकृतिक खदान के स्वामित्व के लिए लड़ाई में उलझ गए। इस अप्रत्याशित खोज ने स्कूल को चौंका दिया। हालांकि आरव और उसके गिरोह द्वारा उसी खदान में सफलतापूर्वक डकैती को अंजाम देना और शहर के द्वार तक पहुंच जाना इस बार हर छात्र का ध्यान आकर्षित करने वाला साबित हुआ, न कि केवल प्रथम वर्ष के जादूगरों का जो ये जानना चाहते थे कि उनका नवोदित राजा क्या कर रहा है। जैसे ही अगाध लोक से अफवाहें फैली, ये पता चला कि इस साहसिक कार्य में लुकास ब्लेड भी आरव के समूह में शामिल हो गया था। घटना के समय रसातल में मौजूद वरिष्ठ लोगों से लगातार खबरें और गपशप आती रहीं। कई चर्चाएं आरव द्वारा कथित तौर पर एक माना बम के उपयोग के इर्द गिर्द घूमती रहीं, जिसके कारण क्षेत्र में लगातार रेत का तूफान आया, जिससे निचले स्तर के छात्रों के लिए युद्ध की जांच करना मुश्किल हो गया। ऐसी अफवाह थी कि एक कप्तान ने संस्था के नाम पर खदान को नष्ट करने के लिए अकादमी से अत्यधिक अनुभवी जादूगरों की एक टुकड़ी भेजने का फैसला किया था। हालांकि सभी को आश्चर्यचकित करते हुए ऑक और पौधों की संयुक्त सेना ने लड़ाई बंद कर दी और अपना आक्रमण मनुष्यों की ओर मोड़ दिया। उन्होंने एकजुट होकर मानव सेना को पराजित किया, जिसके परिणामस्वरूप 700 की सेना में से केवल कुछ ही जादूगर वापस लौट सके।
ये घटना शीघ्र ही अकादमी पर एक शर्मनाक धब्बा बन गई, क्योंकि जादूगरों के एक छोटे समूह ने वह हासिल कर लिया था जो अकादमी के एक अधिकारी द्वारा एकत्रित जादूगरों की पूरी सेना भी नहीं कर सकी थी। पूरी अकादमी में हंगामा मच गया था। कुछ प्रथम वर्ष के छात्रों ने तो ये भी सुझाव दिया कि नवोदित राजा आरव को उन जादूगरों का बदला लेने के लिए उनका नेतृत्व करने की अनुमति दी जानी चाहिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। आरव की हालिया उपलब्धियां अकादमी भर में चर्चा का विषय थीं, लेकिन रसातल लोक में उसने जो किया उसके बाद सुर्खियों में उसकी वापसी से हर कोई खुश नहीं था। पक्षपाती वरिष्ठ अधिकारी, जिन्होंने आरव के रसातल में जीवित बचने को महज भाग्य बताकर खारिज कर दिया था जब उसे पहली बार उसमें फेंका गया था, अब नए बहाने खोजने में जुटे हुए थे। अपनी गलतियों को स्वीकार करने की उनकी अनिच्छा ने उन्हें यह दावा करने के लिए प्रेरित किया कि आरव की उपलब्धियां पूरी तरह से उसे मिली मदद के कारण थीं। इन व्यक्तियों ने इस तथ्य को आसानी से नजरअंदाज कर दिया कि आरव ने तीसरे स्तर तक पहुंचने से पहले ही रसातल में कदम रखा था, और वह भी 2 बार, जिससे वे एक बार फिर गलत साबित हुए। अगर वे आरव की जगह होते, जहां 3/4 स्तर के जादूगरों के साथ दूसरी आयाम की जातियों की सेना उनका पीछा कर रही होती, तो वे भी विरोध करते और निश्चित रूप से शायद अपनी जान बचाकर भाग भी नहीं पाते। हालांकि उनके द्वारा मचाया गया शोर आरव की बढ़ती प्रसिद्धि को कम नहीं कर सका। जैसे ही आरव के कारनामों की खबर पूरे स्कूल में फैली, वह अपनी कल्पना से परे ही प्रसिद्ध हो गया। इस प्रसिद्धि के बीच आरव अभी भी अनजान था, क्योंकि उसने खुद को अलग थलग कर लिया था। उसने अभी अभी 7 नेचर लो पावर स्टोन को आत्मसात किया था और एक सफलता हासिल की थी। अपनी सहनशक्ति की सीमा को कम होते हुए भांपते हुए उसने जल्दी से आर्केन लॉक क्राउन पहन लिया, जिससे वह बिना किसी ध्यान देने योग्य माना उतार चढ़ाव के उच्च स्तर 2 जादूगर क्षेत्र में प्रवेश कर सके, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके भाई बहनों को पता चले कि उसने इतनी जल्दी सफलता प्राप्त कर ली है। आरव की साधना की तीव्र गति का श्रेय उस प्रणाली की सहायता को दिया जा सकता है जिसने शक्ति पत्थरों के तेजी से अवशोषण को सुगम बनाया। अन्य जादूगरों के विपरीत, जिन्हें अपनी साधना को मजबूत करने और अपने जन्मजात मंत्रों को पोषित करने के लिए पत्थरों से धीरे धीरे ऊर्जा प्राप्त करने में घंटों बिताने पड़ते थे, आरव ने एक अलग यात्रा का अनुभव किया। हालांकि अगर दूसरे जादूगरों को उसकी विधि आजमाने का कोई तरीका मिल भी जाता है, तो उसमें कुछ सीमाएं होंगी, क्योंकि एक ही बार में सारी ऊर्जा को अवशोषित करने से शरीर पर संभावित रूप से प्रभाव पड़ सकता है, जिससे लंबे समय में नींव को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि उन्हें गुप्त चोटें लग सकती हैं, जिनका इलाज करना मुश्किल होगा। आरव पूरी तरह से यह नहीं समझ पा रहा था कि उसकी परिस्थितियां दूसरों से अलग क्यों थी, या ये प्रणाली उसके शरीर को इतनी विशाल मात्रा में ऊर्जा अवशोषित करने की अनुमति क्यों देती थी। कभी कभी वह इसका श्रेय अपनी असाधारण रूप से मजबूत आत्मा को देता था, जो पिछले आरव की यादों और अवशिष्ट आत्मा को आत्मसात करने का परिणाम थी। दरअसल आरव को लगता था कि उसकी मानसिक ऊर्जा का जागरण किसी न किसी तरह उसकी प्रबल आत्मिक शक्ति से जुड़ा हुआ है। हालांकि आर्केन क्राउन ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि दोहरी आत्मा के बिना शायद उसे मानसिक क्षमताओं में यह वृद्धि कभी नहीं मिल पाती। क्योंकि अगर दोहरी आत्मा इसमें शामिल तत्व नहीं होती, तो इसका मतलब ये होता कि किसी और ने यह विधि खोज ली होती। जादूगर जादू के जादूगर थे और इतने मूर्ख नहीं थे। और शिखर पर मौजूद 6ठे स्तर के जादूगर जो अगले स्तर तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे थे, वे इस विधि के बारे में जानते थे। वे इसे धारण करने के लिए माना के बिना हर दिन अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते थे, इस उम्मीद में कि उन्हें उच्च श्रेणी के जादूगरों के क्षेत्र में कदम रखने का मौका मिल जाएगा। चूंकि मेरे पास अभी भी पावर स्टोन बचे हैं, मुझे टियर 2 के शिखर तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, आरव ने पावर स्टोन को अवशोषित करते हुए सोचा। आखिरकार अवनी को ये पता चलने से रोकने के लिए कि उसने फिर से जादुई मुकुट पहन लिया है, उसे पूरे 24 घंटे अपने कमरे में छिपना पड़ा। इसलिए जब तक वह अगले 24 घंटों में मुकुट से छुटकारा नहीं पा लेता, तब तक उसे घर के अंदर ही छिपा रहना पड़ा। दूसरी जगह 9 जादूगरों का एक समूह एक गोल मेज पर बैठा था। उनका नेता स्पष्ट रूप से गुस्से में था, क्योंकि वह इधर उधर चीजें फेंक रहा था। बॉस, अब हम क्या करेंगे? लुकास भी उनके साथ मेलजोल करने लगा है, और ऐसी अफवाहें हैं कि उसने भी एकांत साधना शुरू कर दी है, जादूगरों में से एक ने कहा। एक नया वरिष्ठ अधिकारी अभी अभी रसातल से बाहर आया है और उसने बताया है कि आरव और उसके समूह ने इतनी संपत्ति जमा कर ली है जो उन्हें काफी समय तक आराम से रख सकती है। कहा जाता है कि वे शक्ति पत्थरों से भरा एक विशाल बोरा ले जा रहे थे, और इसमें यह भी शामिल नहीं है कि उन्होंने अपने अंतरिक्ष छल्लों के अंदर क्या छिपा रखा होगा, एक अन्य जादूगर ने कहा। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं, तो तुम्हारा नाम पूरी तरह से भुला दिया जाएगा और अकादमी में केवल आरव के नाम की ही चर्चा होगी।
एक अन्य जादूगर ने नेता जीरो पेल के समक्ष टिप्पणी की, जिसने क्रोध में अपना हाथ घुमाते हुए एक विशाल बर्फ की तलवार प्रकट की और बर्फीली हवा का एक झोंका छोड़ा जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जमा दिया। वे कमीने मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मैं भी एक दस्ता इकट्ठा करके रसातल लोक में घुस जाऊंगा और ऐसा नरसंहार करूंगा कि सभी छात्र जल्द ही आरव और उसके कबीले के लोगों का नाम भूल जाएंगे। पेल ने घोषणा की। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे अपने आसपास के लोगों के चेहरों पर झिझक और भय का आभास हुआ, मानो वह इसे सूंघ सकता हो। और जिन लोगों ने उसे आरव के खिलाफ जाने के लिए सबसे ज्यादा उकसाया था, उसके अहंकार को बढ़ाया था, वही लोग असली चुनौती का सामना करने पर सबसे पहले भाग निकले। समझ गया। कोई बात नहीं, आपके लिए मेरे साथ रसातल लोक में आना अनिवार्य नहीं है, हम तो बस पारिवारिक मित्र हैं। केट कहाँ है? अंततः पेल ने चारों ओर देखते हुए पूछा और उसे एहसास हुआ कि जिस एक व्यक्ति ने हमेशा उसके साथ ईमानदारी बरती थी, वह उसके द्वारा आयोजित बैठक में आया ही नहीं। गॉर्डन की उपलब्धियों के बारे में सुनने के बाद वह कड़ी ट्रेनिंग कर रही है। उसका दावा है कि उनके समूह में कोई भी उससे मात नहीं दे सकता, भले ही वह आरव से हार जाए, दूसरे जादूगर ने जवाब दिया। पेल को अचानक एहसास हुआ कि जब वह अपने तथाकथित समूह के साथ आराम कर रहा था और स्वर्ग के चुने हुए युवा स्वामियों की तरह व्यवहार कर रहा था, कुछ अन्य लोग भी थे जो अगले लोक में प्रवेश करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। पहले तो उसने सोचा कि उसका एकमात्र प्रतिद्वंद्वी लुकास ब्लेड होगा, जो एक प्राचीन कबीले से आता था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि लुकास ने गॉर्डन परिवार से दोस्ती कर ली थी, जो उसे नीचा समझते थे। इससे पाले का ये विश्वास और भी पुख्ता हो गया कि वह उन ईमानदार, युद्धप्रेमी ब्लेड्स पर भरोसा नहीं कर सकता। वह चालाक ब्लेड्स कबीले के सदस्य से और भी ज्यादा सावधान हो गया। जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा निराश किया, वह ये थी कि लुकास एक और बड़ी सफलता के कगार पर प्रतीत हो रहे थे। वह और लुकास दोनों एक साथ तीसरे स्तर के जादूगरों के दायरे में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन उन्हें अपनी शक्तियों का पूरी तरह से परीक्षण करने का मौका नहीं मिला था। अगर लुकास सुस्ती बरतते हुए भी प्रगति करता रहा, तो हालात वाकई मुश्किल हो जाएंगे। और अगर लुकास उसे हरा देता, तो अकादमी में पेल की सारी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती। हालांकि अकादमी में उनके कबीले का कोई दबदबा नहीं था, फिर भी उन्हें वहां होने वाली घटनाओं की खबर जरूर मिल जाती होगी, ये निश्चित था, क्योंकि सभी प्राचीन कबीलों के कई स्थानों पर मुखबिर होते थे। योजक चिन्ह। पेल केट के घर में घुस गया। वे एक ही स्वामी के अधीन काम करते थे, इसलिए वे एक ही पर्वत शिखर पर रहते थे। जैसे ही वह आंगन में पहुंचा, उसे लकड़ी की कठपुतली पर पड़ रहे जोरदार घूंसे की आवाज सुनाई देने लगी। जैसे ही पेल केट के प्रशिक्षण प्रांगण में दाखिल हुआ, उसने उसे तंग फिटिंग वाले प्रशिक्षण वस्त्रों में देखा, जब वह लकड़ी की कठपुतलियों पर लगातार हमला कर रही थी और उसके उग्र मुक्कों के साथ तालमेल बिठाने के उनके कमजोर प्रयासों को विफल कर रही थी। यहां तक कि पाले भी उसके प्रशिक्षण के बर्बर तरीके से हैरान थी। novelfire.com पर कहानियां पढ़ना जारी रखें। वह केवल इस बात की कल्पना कर सकता था कि बिना दस्तानों के नंगे हाथों से लकड़ी की कठपुतली पर प्रहार करते समय उसे कितना दर्द सहना पड़ा होगा। लकड़ी पर उसके मजबूत हाथों की जोरदार प्रहार से उसका दृढ़ संकल्प प्रदर्शित हुआ। उसने पाले के आने को देखा, लेकिन उसे नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा और पसीने की बूंदें उसके गालों से लुढ़कती रहीं, फिर भी उसने अपना प्रशिक्षण जारी रखा। मेरे पास आपके लिए एक प्रस्ताव है, पेल ने अंततः कहा, यह महसूस करते हुए कि उसका उसकी उपस्थिति को स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था।